तो आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक बलगति की। ठीक है, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 है केमिस्ट्री का, जिसका नाम है आपका रासायनिक बलगति की। तो आज हम रासायनिक बलगति के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअली में रासायनिक बलगति की है क्या। ठीक है जी, तो हम कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। अगर कुछ चैप्टर में कुछ बाकी बच जाता है तो हम नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे, लेकिन कोशिश यही करेंगे कि हम पहले इसमें ही इस वाली वीडियो में इस चैप्टर को खत्म कर दें। ठीक है, चलो। तो है क्या एक्चुअली में रासायनिक बलगति की क्यों पढ़ते हैं? देखो, आपने देखा होगा डेली लाइफ में बहुत सारी हम क्या है, डेली लाइफ में ऐसी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं जिनका हमें एक्चुअली में पता नहीं होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम क्या काम करते हैं, फिर भी हम बहुत सारी रिएक्शनों को डेली लाइफ में करते हैं। तो ऐसी ही रिएक्शनों को, जो रिएक्शन होती है वो उनकी जो स्पीड होती है नहीं, सबकी स्पीड एक जैसी नहीं रहती है। किसी की क्या होती है, स्पीड स्लो होती है, किसी की फास्ट होती है, किसी की मीडियम होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो इस टॉपिक में जो बात करने वाले हैं, जितनी भी आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी, उन रासायनिक अभिक्रियाओं की स्पीड क्या होगी। ठीक है जी, क्या बोला कि जो भी आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, उनमें उनकी जो स्पीड होगी वो कैसी होगी, फास्ट होगी, स्लो होगी, या फिर मॉडरेट होगी, मीडियम होगी। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में आज स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में। बस इसीलिए ये आपका चैप्टर है रासायनिक बलगति की। इसी में यही बताया गया है कि एक्चुअली में जो आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनकी स्पीड क्या होती है। तो स्पीड के बारे में बात करने वाले हैं रासायनिक बलगति में। ठीक है, एक्चुअली में है क्या रासायनिक बलगति की? देखो, रासायनिक का मतलब हो गया आपका जो केमिकल्स होते हैं, मतलब रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया, ओके। और जो बलगति का मतलब हो गया आपका वेग। ठीक है ना, वेग या फिर आपका स्पीड जो भी है, या फिर स्पीड या फिर रेट भी बोल सकते हो आप। ठीक है जी, तो हम क्या करने वाले हैं, नाम से जैसा पता चल रहा है रासायनिक बलगति की। ठीक है ना, तो इसमें क्या करने वाले हैं, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी उनकी स्पीड के बारे में, यानी रेट के बारे में, वेग के बारे में पढ़ने वाले हैं। यही आपकी रासायनिक बलगति की। ओके, डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग के बारे में और उनको प्रभावित करने वाले कारक जो फैक्टर हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, वही रासायनिक बलगति की कहलाती है। ओके, ये एक केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या काम करते हैं, बोलो, जिसमें हम रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं, केमिकल जो रिएक्शंस होती हैं, उनकी स्पीड के बारे में यानी रेट के बारे में पढ़ते हैं। उसी को बात, वही है आपकी क्या, रासायनिक बलगति की। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में रासायनिक बलगति की है क्या। तो रासायनिक बलगति की तो आपको समझ में आ गया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, वैसे नॉर्मली अगर देखी जाए तो ये 3 टाइप्स की होती हैं। ठीक है ना, कौन कौन सी? एक तो होती है तीव्र अभिक्रिया। ठीक है जी, कौन सी होती है? तीव्र अभिक्रिया होती है। दूसरी होती है आपकी, ठीक है, माध्यमिक माध्यमिक अभिक्रिया, या जिसको आप मॉडरेट भी बोलते हो। और तीसरी होती है आपकी मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया, यहाँ पर हम हिंदी मीडियम की बात कर रहे हैं तो हिंदी मीडियम ही चलेगा यहाँ पर। ठीक है जी, कमेंट आपका आता है कि एक्चुअली में कि आप सर यूपी बोर्ड से पढ़ाइए, तो इसीलिए हमने क्या काम किया है, रासायनिक बलगति में हम टोटली आपका यहाँ पर यूपी बोर्ड ही है, यानी कि कहने का मतलब ये है टोटल हम हिंदी में बात करेंगे। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया 3 प्रकार की होंगी, तीव्र अभिक्रिया, माध्यमिक अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया। ठीक है जी, तीव्र अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखो, तीव्र अभिक्रिया वे होती है जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, मतलब उनको करने में बहुत कम समय लगता है और रिएक्शन तुरंत फास्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं तीव्र अभिक्रिया। लाइक दैट, जैसे आप क्या काम कर रहे हो, आप देखो पेट्रोल लिया, पेट्रोल में आपने आग लगा दी, देखो तुरंत एकदम से रिएक्शन होती है, बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन हुई और आग लग जाती है। ठीक है ना, या फिर आप क्रैकर्स देखे होंगे, पटाखे, है ना, दीपावली पर पटाखे आपने छोड़े होंगे, पटाखे में जैसी आग लगा तो कितनी जल्दी रिएक्शन फास्ट होती है और एकदम से क्या हो जाती है, रिएक्शन होती है, फ्लास्ट एकदम से ब्लास्ट होता है। तो ये सब तीव्र रिएक्शन है। या फिर आपने क्या काम किया, आपने पानी लिया और पानी में आपने इंक को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तुमने देखा होगा इंक कितनी जल्दी मिक्स हो जाती है उसमें, है नहीं है? तो ये होगी तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया वे होती है जिनका हम स्पीड मेजर नहीं कर सकते, मतलब जिनकी वेग को निर्धारित नहीं किया जा सकता, जिनका वेग नहीं नापा जा सकता, वो होगी आपकी तीव्र अभिक्रिया। एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत सारे बताए दिए। नेक्स्ट आपकी माध्यमिक अभिक्रिया। माध्यमिक अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती है, चलो इनको बाद में बात कर लेते हैं इनकी, ठीक है ना, अभी थोड़ी देर बाद में, लेकिन पहले मंद अभिक्रिया की बात करें। मंद अभिक्रिया वे होती है जिनको होने में बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, आपका 10-15 दिन भी लग सकता है, महीना भी लग सकता है, ठीक है ना, 2 महीना, 4 महीना, 1 साल भी लग सकता है। जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो होती है, उनको रिएक्शन को होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाए। मैंने अभी बोला ना, 10 दिन, 12 दिन, 4 दिन, ठीक है ना, महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, सही है। तो इनको होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, उनको बोलते हैं हम मंद अभिक्रिया। सही है जी, इनका हम वेग तो निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन क्या ही फायदा जब इतने मंद अभिक्रिया होती है, तो उसका वेग को निर्धारित करके हम करेंगे ही क्या। ठीक है जी,
जैसे फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना, यानी लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में लोहे पर जंग लग जाता, उसको लोहे पर जंग लगने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है ना, तब जाके आप मॉइस्चर यानी हवा आपका पानी की प्रेजेंटेशन चाहिए, उसमें वायु की प्रेजेंटेशन चाहिए, कंडीशंस चाहिए, तब जाके उस पर क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन यानी आयरन पर जंग लग जाता है। ऐसे ही आपका अल्कोहल का बनना, अल्कोहल के बनने के लिए भी, अल्कोहल के फॉर्मेशन के लिए भी बहुत ज्यादा समय लगता है। सिरके का बनना एक एग्जांपल है आपका। सिरका आपको पता ही है कैसे बनता है कि गन्ने का रस लो, गन्ने के रस को बोतल में पैक करके रख दीजिए कम से कम 2-3 महीने के लिए, ठीक है, तो वो धीरे 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 क्या काम होगा, उसका किण्वन होगा, और किण्वन होने के बाद में वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात है, आपका सिरके में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये मंद अभिक्रिया होगी। इनकी स्पीड तो निर्धारित की जा सकती है, बट इनका क्या फायदा, जब हम स्पीड इतनी स्लो हो रही है तो इसकी स्पीड को भी मेजर करके क्या फायदा। अब आ जाते हैं मॉडरेट रिएक्शन, बोले तो माध्यमिक अभिक्रिया। अब ये माध्यमिक अभिक्रिया क्या होती है भैया, माध्यमिक अभिक्रिया वो होती है ना तो ज्यादा तीव्र होती है और ना ही ज्यादा मंद होती है, सही है, जिनकी जो स्पीड होती है वो ना तो ज्यादा होती है ना ही कम होती है, वो मॉडरेट लेवल पर होती है, सही है जी। उनको होने में 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा या 1 दिन भी लग सकता है, तो वो होती है माध्यमिक अभिक्रिया, सही है। तो हम जो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में माध्यमिक अभिक्रिया ही पढ़ने वाले हैं, मॉडरेट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, ना तो तीव्र अभिक्रिया पढ़ेंगे। तीव्र अभिक्रिया क्यों नहीं पढ़ेंगे, तीव्र अभिक्रिया इसलिए नहीं पढ़ेंगे, अगर मान के चलो सपोज करो तीव्र अभिक्रिया है, उसका भी जब निर्धारित ही नहीं किया जा सकता है, तो तीव्र अभिक्रिया पढ़ के हम करेंगे ही क्या, ठीक है जी। मंद अभिक्रिया क्यों नहीं कर सकते, मंद अभिक्रिया का हम यानी कि वेग तो निर्धारित कर सकते हैं, बट एक्चुअली में करेंगे क्या जब इतनी ज्यादा स्लो हो रही है, तो इसलिए हमारे पास में है माध्यमिक अभिक्रिया। जो हम जितना भी आप इसमें पढ़ोगे रासायनिक बलगति में, वो माध्यमिक रिएक्शन के बारे में ही पढ़ोगे एक्चुअली में, ठीक है जी। इतना समझ में आ गया सभी को। तो ये आपकी मैंने 3 प्रकार की अभिक्रिया बताई है। नेक्स्ट आप ध्यान करो जरा, जब भी कोई एक रिएक्शन होती है, क्या होती है, जब भी कोई एक रिएक्शन होती है तो हमेशा क्या बनता है, रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट बनता है। रिएक्टेंट क्या जी, मैं लिखे देता हूं आपको, यहाँ अभिकारक होते हैं, ठीक है जी, क्या होते हैं, ये हो गया अभिकारक, ओके, और जो प्रोडक्ट होता है ये हो गया आपका उत्पाद, ठीक है, क्या हो गया, उत्पाद बोलते हैं इसे, याद रखना भाई, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बोले तो अभिकारक और उत्पाद, ठीक है जी। अभिकारक किसे कहते हैं, सिंपल सी बात है, अभिकारक यानी वे पदार्थ होते हैं जिनसे कोई एक रिएक्शन कंप्लीट होती है। सपोज कीजिए जैसे मैंने आपको बताया, आप हलवा बनाना तो जानते ही होगे, तो हलवा कैसे बनाते हो आप, तो हलवा बनाने के लिए आपको चाहिए क्या, घी चाहिए, सूजी चाहिए, चीनी चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है। ये सारी जितनी भी चीजें हुई, क्या क्या, घी, सूजी, चीनी, पानी, ठीक है, और ड्राई फ्रूट्स, ये सारे के सारे जब इनको क्या काम करोगे, आपस में मिक्स करने के बाद इनको क्या काम करोगे, आप जब इनको स्टोव पर गर्म करोगे तो क्या बन जाता है, हलवा बन जाता है। तो ये जितनी भी सारी चीजें हैं, ठीक है ना, कौन कौन सी, मैंने अभी बताया, सूजी, चीनी, पानी, ठीक है ना, घी, और क्या आपका, और ड्राई फ्रूट्स, ये सारे हुए रिएक्टेंट्स, समझ में आई बात है। लास्ट में क्या बन गया, हलवा बना, तो हलवा क्या हो गया, उत्पाद। ऐसे ही रिएक्शंस में होती हैं, रिएक्शंस में क्या होता है, जिससे कोई चीज बनती है उसको बोलते हैं हम अभिकारक, जो चीज बनती है वो होता है उत्पाद। लाइक दैट मैं बताता हूं अभी, H2+Cl2 एरो क्या बन गया, बोलो, HCl 2HCl। तो ये जो इधर आपके जो देख रहे हो आप लेफ्ट हैंड पर, ये हैं आपके अभिकारक, क्या बोलोगे जी, अभिकारक बोलोगे इसे। और ये जो चीज बनी ये हो गया आपका उत्पाद, क्या हो गया जी, ठीक है, ये हो गया आपका उत्पाद। समझ में आ गई बात या नहीं है, तो ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड पे तो लिखे जाएंगे आपके, वो हैं आपके अभिकारक, और राइट हैंड पे जो लिखे जाएंगे वो हैं आपके उत्पाद। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक बातें, ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। चलिए जी, आगे एक बात आपको ध्यान रखनी है, क्या बात ध्यान रखनी है बेटा, आपको ध्यान रखना है कि जब भी रिएक्टेंट हो गए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, यानी अभिकारक से उत्पाद बनता है, तो अभिकारक से उत्पाद बनने में एक चीज, अगर ये चीज आपने समझ ली, क्या मैं बताने वाला हूं, अगर जो मैं अभी बताने वाला हूं उस चीज को आपने ध्यान से समझ लिया तो सारी चीजें रिएक्शन समझ में आ जाएंगी, अदरवाइज ये चैप्टर आपको समझ में आने वाला नहीं है। कैसे, मैंने बोला जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना है, क्या बनना है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना, ठीक है। हाँ जी, तो क्या बोला, जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो रिएक्ट से प्रोडक्ट बनने के लिए हमेशा क्या होता है, हमेशा रिएक्टेंट की जो सांद्रता है वो कम होती है समय के साथ में, और प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़ती है समय के साथ में। समझ में आई बात या नहीं, नहीं समझ में आई, अभी समझाता हूँ। क्या बोला, मैंने बोला जब भी आप क्या होती है, जब भी कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, यानी जब भी कोई एक रासायनिक अभिक्रिया होती है,
ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं उनकी सांद्रता कम होती है और प्रोडक्ट की सांद्रता टाइम के अनुसार बढ़ती चली जाती है। कैसे? ठीक है जी। तो रिएक्टेंट से जब भी क्या बनता है, प्रोडक्ट बनती है, तो हमेशा क्या होता है, रिएक्टेंट की सांद्रता मतलब कम होती है और प्रोडक्ट की बढ़ती है। कैसे? सपोज करो, चलो देखते हैं यहाँ पर। जैसे मानिए एक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है ना, मान के चलो दूध से क्या बन रहा है, दूध से मान के चलिए दही बन रही है। ठीक है जी, क्या बोला मैंने, दूध से दही बन रही है। ठीक है, सपोज कीजिए कि आपके पास में एक बाउल है। क्या बोला मैंने? सपोज कीजिए आपके पास में एक बाउल है। सही है जी, ये बाउल हो गया। ओके, इसमें क्या भरा हुआ है, मान लीजिए इसमें भाई ये भैया दूध भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? इसमें दूध भरा हुआ है, इसमें ये जो देख रहे हो आप। ठीक है, ये बाउल है आपके पास में और इसमें क्या भरा हुआ है, दूध भरा हुआ है। ठीक है, अभी सपोज कीजिए दूध से दही बना रहे हैं हम, तो अभी हमने क्या काम किया है, अभी इसमें जब भी तुमने देखा होगा, जब भी दूध से क्या बनती है, जब भी दूध से दही बनती है, तो आपने देखा होगा उसमें आपको क्या काम करना पड़ता है, आपको उसमें दही डालनी पड़ती है। जब तक आप दही नहीं डालोगे तो क्या नहीं बन सकती है, दूध से दही नहीं बन सकती है। ठीक है जी, तो अभी मान के चलो टी बराबर टाइम बराबर क्या है आपका 0 सेकंड। ठीक है ना, 0 मिनट है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। तो अभी सिर्फ ये क्या रहेगा, दूध का दूध रहेगा, कोई भी आपका क्या नहीं होगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। सही है। स्टार्टिंग में जो दूध था, दूध की जो सांद्रता थी, मान के चलो, बस हमने मान लिया, सपोज कीजिए स्टार्टिंग में जो दूध की सांद्रता थी वो कितनी है, मान के चलो मान लिया 30 मोल लीटर इनवर्स है। कितनी है? 30 मोल लीटर इनवर्स है। ठीक है ना, किसकी सांद्रता है, ये दूध की है। तो क्या प्रोडक्ट कुछ बनेगा? नहीं। तो प्रोडक्ट की क्या कंसंट्रेशन कुछ होगी? नहीं, प्रोडक्ट की अभी 0 ही है। ठीक है, जैसे ही सपोज कीजिए टाइम कितना मान लिया, टाइम मैंने मान के चलो 20 मिनट हुआ। कितना हुआ? टाइम 20 मिनट हो गया। जैसे ही टाइम 20 मिनट हुआ, आपको पता चला कि जैसे ही आपने 20 मिनट बीते, तो इसका मतलब आपने इसमें क्या काम कर दिया, मट्ठा डाल दी। क्या डाल दी? मट्ठा। ठीक है जी, क्या डाल दी? मट्ठा। अरे सही है, मट्ठा डाल दिया आपने। जैसे ही इसमें आपने मट्ठा डाली, मट्ठा डालने के बाद रिएक्शन हो जाएगी, और मान के चलो वो अभी कितने मिनट हो गए हैं, 20 मिनट हो गए। आपने जैसे ही इसमें मट्ठा डाली, आपको 20 मिनट हुए, तो 20 मिनट में कुछ ना कुछ तो धीरे धीरे 20 मिनट में कुछ ना कुछ तो दूध से क्या बना होगा, दही थोड़ी बहुत तो बनी होगी। मान के चलो पहले इसकी कंसंट्रेशन दूध की 30 मोल लीटर इनवर्स थी, ये आपका दही कुछ नहीं बना। जैसे ही 20 मिनट हुआ तो कुछ ना कुछ क्या बनी होगी, आपकी यहाँ पर दही बनी होगी। मान के चलो वो दही, मान के चलिए जो बनी आपकी दही, वो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, कितनी बन गई, 2 मोल लीटर इनवर्स बन गई। क्या बन गई? 2 मोल लीटर इनवर्स बन गई। समझ में आई? तो इसका मतलब है इसकी कंसंट्रेशन कम होगी 2 मोल लीटर जब यहाँ पर इसकी दही की बन गई, तो क्या हो गया, तो इसका मतलब है कि दही के यानी जो दूध है, दूध की तो कंसंट्रेशन कम हुई होगी। अब 30 थे, 30 में से 2 मोल लीटर इनवर्स दही की बन गई, कितनी बच गई भैया, 28 मोल लीटर जो इनवर्स थी वो दूध की बन गई। अब सपोज कीजिए जो टाइम है, मान के चलिए अब टाइम कितना हो गया आपका, 1 घंटा हो गया। 1 घंटा में अब जो इसकी कंसंट्रेशन होगी, दूध से जो दही बन रही होगी, उसकी कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रही होगी, और ज्यादा बढ़ गई होगी। अब मान के चलो 1 घंटा में दूध से दही कितनी होगी, बोलिए, बोलो, मान के चलो 5 मोल लीटर इनवर्स। कितनी होगी? 5 मोल लीटर इनवर्स हो गई। तो यानी इसका मतलब है दही, इसमें दही की मात्रा बढ़ गई जैसे जैसे टाइम बढ़ा। पहले 2 मोल लीटर इनवर्स थी, अब कितनी होगी, 5 मोल लीटर। तो यहाँ पर कितनी बच गई भैया, यहाँ पर बच गई 25। कितनी बच गई? 25 मोल लीटर इनवर्स। जैसे ही मान के चलो टाइम कितना हुआ, टाइम मान के चलिए 3 घंटा हो गया। 3 घंटे में जो इसकी सांद्रता घटकर कितनी रहेगी, 15 मोल लीटर इनवर्स रहेगी। और जो आपकी दही थी, दही की कितनी होगी, दही की भी 15 मोल लीटर इनवर्स हो जाएगी भाई। अरे सही है। टाइम मान के चलो कितना हो गया, 6 घंटे हो गए। 6 घंटे में पूरी की पूरी जो दही थी, यानी अब इसकी कितनी होगी, मान के चलो मोल लीटर, यानी 5 मोल लीटर इनवर्स दूध बचा उसमें, बाकी कितना होगी, 25 किसकी होगी, 25 मोल लीटर इनवर्स क्या बन गया उसमें, दही। मान के चलो 7 घंटे हो गए, कितने, 7 घंटे। 7 घंटे में ये जो दूध है बिल्कुल कन्वर्ट हो गया किसमें, दही में। तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, 0 होगी दूध की, और जो दही है इसकी कितनी होगी, 30 मोल लीटर इनवर्स। समझ में ही बात है नहीं? तो इससे क्या प्रूव होगा, इससे प्रूव हुआ जैसे जैसे टाइम बढ़ा, क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे जो आपका रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन तो देखो कम होती जा रही है। पहले 30 थी, फिर 28 होगी, फिर 25 होगी, फिर 15 होगी, फिर 5 होगी, और लास्ट में 0 बच गया। और जो रिएक्टेंट थी, देखो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। पहले 0 थी, जैसे ही 20 मिनट हुआ कितना हो गया, 2 हो गया, फिर कितना हो गया, 5 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 25 हो गया, फिर 30 हो गया। समझ में आई बात या नहीं? तो ये इसी की बात नहीं है कि दूध से दही बना रहे उसी में होगा, ऐसा नहीं है।
इसका मतलब ये है जितनी भी केमिकल रिएक्शन होंगी उन सभी में क्या होगा, जब भी वो रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी, हमेशा ध्यान रखना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा बढ़ती जाएगी। एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि जितने सारे के सारे जो आपके रिएक्टेंट से, वो रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में। बोले तो जितने जितने सारे के सारे आपके अभिकारक थे वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। आई होप कि समझ में आ गई होगी। समय के अनुसार जैसे जैसे आपका क्या हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, रिएक्टेंट की सांद्रता कम होती जा रही है और प्रोडक्ट की बढ़ती जा रही है। यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो चलो जी, हमने पढ़ लिया था, क्या पढ़ लिया था भाई, हमने पढ़ लिया था कि समय के साथ में जो रिएक्टेंट से जब भी प्रोडक्ट बनता है, यानी अभिकारक से, क्या, अभिकारक से जब भी क्या बनता है, उत्पाद बनता है, तो समय के साथ जो रिएक्टेंट होती है उसकी सांद्रता क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है अभिकारक की, और उत्पाद की क्या होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है जैसे जैसे समय बीतता जाता है। तो इसका मतलब है समय के अनुसार क्या हो रहा है, समय के अनुसार अभिकारक की सांद्रता में, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता में क्या हो रहा है, परिवर्तन। अरे हाँ या नहीं, परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि क्या है, धीरे धीरे समय के अनुसार रिएक्टेंट की सांद्रता क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो इसका मतलब है अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो, जब क्या हो रहा है, समय जैसे जैसे बीत रहा है वैसे वैसे प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़ती चली जाएगी। तो इसका मतलब है उत्पाद की सांद्रता में भी क्या हो रही होगी, बोलो, उत्पाद की सांद्रता में भी परिवर्तन हो रहा होगा। अरे हाँ या नहीं, तो इसका मतलब है सांद्रता में तो दोनों में परिवर्तन हो रहा होगा, रिएक्टेंट की में यानी अभिकारक की में भी, और उत्पाद की सांद्रता में, दोनों में सांद्रता में तो दोनों में परिवर्तन हो रहा होगा, है या नहीं है। तो इसी के अनुसार हम अब देख लेते हैं क्या, वेग। क्या देख लेते हैं, वेग। किसका वेग देख रहे हैं हम, अभिक्रिया, क्या है, अभिक्रिया का वेग। क्या देख रहे हैं, अभिक्रिया का वेग देख रहे हैं हम, अभिक्रिया का वेग। ओके, अभिक्रिया का वेग एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है। तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है एक्चुअली में, अभिक्रिया का वेग देखो, अभिक्रिया का वेग मैंने अभी बताया ना, जैसे क्या बताया, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन एक समय के साथ। समझ में बात है। तो क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग हो जाएगा एकांक समय में, क्या, एकांक समय में, सही है जी, एकांक समय में अभिकारक, क्या, अभिकारक या उत्पाद, अभिकारक मानो या उत्पाद मानो, सही है, अभिकारक या उत्पाद, एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता, अरे सांद्रता ही तो है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन, होने वाले परिवर्तन, होने वाले परिवर्तन। अरे समझ में आ गई बात, ये नहीं है, क्या बोला, एकांक समय में कोई ना कोई समय होगा, पार्टिकुलर कोई ना कोई तो टाइम होगा ही, ठीक है। तो एकांक समय में अभिकारक हो या उत्पाद हो, दोनों को में किसी की भी किसी क्या होने वाला है, होने वाले परिवर्तन को क्या बोलते हैं, अभिक्रिया का वेग। क्या बोलते हैं, अभिक्रिया का वेग बोलते हैं। समझ में आई बात या नहीं है। अरे डेफिनेशन समझ में आ गया या नहीं। क्या बोला, जैसे जैसे समय बीतेगा जो आपका अभिकारक है उसकी सांद्रता में भी परिवर्तन होगा। अभी बताया था जैसे जैसे समय, यानी समय के साथ अभिकारक की सांद्रता कम होगी लेकिन उत्पाद की सांद्रता क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो परिवर्तन तो दोनों की सांद्रता में ही हो रहा है ना, चाहे बेशक रिएक्टेंट की कम हो रही हो चाहे प्रोडक्ट की क्या हो रही हो, बढ़ रही हो, लेकिन परिवर्तन तो दोनों में ही हो रहा है। तो वही बोलेंगे एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही क्या बोलेंगे, अभिक्रिया का वेग। अरे समझ गए, ये आपकी डेफिनेशन होगी। फॉर्मूला क्या होगा अभिक्रिया का वेग का, तो अभिक्रिया के वेग का फॉर्मूला हो जाएगा, वेग बराबर क्या हो जाएगा, अभिकारक, अभिकारक या उत्पाद, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता, सांद्रता में परिवर्तन। समझ में आई बात है नहीं, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में बराबर में परिवर्तन अपॉन टेकन टाइम, बोले समय, जितना समय लिया है, ये इसका क्या होगा, वेग का आपका क्या होगा, फॉर्मूला होगा। सही है, तो वेग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और अपॉन टेकन टाइम, जितना भी समय लिया है वो उसकी क्या होगी, वेग होगी। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब इसकी यूनिट निकाल लेते हैं, अभिक्रिया के वेग की यूनिट बोले तो इकाई, इसकी इकाई क्या होगी जी, तो सांद्रता, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, अरे परिवर्तन हो रहा है तो सांद्रता, सांद्रता की यूनिट क्या होती है, जल्दी से कमेंट करके बताओ यार कि अभिकारक या अभिकारक जो होते हैं, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता मींस सांद्रता की यूनिट क्या होती है, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट जल्दी बताओ, फटाफट नहीं पता, चलो आ जाओ जल्दी से, क्या है
तो सांद्रता की जो यूनिट होती है वो होती है मोल लीटर इनवर्स। क्या होती है जी? मोल लीटर इनवर्स होती है। अभी जब मैंने इसके बारे में पढ़ाया था तब मैंने वहां पर ये लिखा था मतलब 30 मोल लीटर इनवर्स, यही बोला था। ठीक है, ध्यान नहीं दे रहे आप? ठीक है जी। तो उत्पाद यानी सांद्रता, सांद्रता की यूनिट होगी मोल लीटर इनवर्स अपॉन समय। समय की यूनिट क्या होती है भैया? सेकंड होती है जी। क्या होती है? सेकंड होती है। तो इसको अब हम करेंगे कैलकुलेशन, तो ये जो सेकंड है ऊपर पहुंच जाएगी तो क्या आ जाएगा? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये किसकी यूनिट होगी जी भैया? ये यूनिट होगी अभिक्रिया के वेग की। जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी फटाफट। समझ में आ गई बात या नहीं है? ये आपको याद होना चाहिए कि अभिक्रिया के वेग की यूनिट क्या होती है। तो अभिक्रिया के वेग की यूनिट क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होती है। ठीक है, जल्दी से फटाफट। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे हमारा जो टॉपिक है, अब अगले वाले टॉपिक की बात करते हैं। बस आपको ये तो हमेशा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना हमेशा? कि जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है यानी अभिकारक से उत्पाद बनता है, अभिकारक की सांद्रता कम होती है और प्रोडक्ट की हमेशा क्या हो जाती है? समय के अनुसार बढ़ती जाती है। ठीक है, समझ में आई बात या नहीं? कैसे? अब हमें क्या काम कर लेना है इसके बारे में, इसका वेग निकालना। एक्चुअली में कैसे निकाल लेते हैं वेग? सपोज कीजिए, मैंने क्या बोला? T1 समय पर, क्या? T1 समय पर, ठीक है, अभिक्रिया अभिकारक T1 समय पर अभिकारक की सांद्रता, T1 समय पर हमने अभिकारक की सांद्रता को क्या मान लिया भैया? सपोज कीजिए R1 मान लिया। कितना मान लिया? R1। ये जो मैंने बड़ा ये देख रहे हो ना, ये जो मैंने आपका बड़ा ब्रैकेट लगाया है, ये जो है, ये जो ब्रैकेट है, ये रिप्रेजेंट करता है सांद्रता को भैया। समझ में आ गई बात? ये नहीं? अरे बोलो। ठीक है, क्या बोला मैंने? जो आपका बड़ा वाला ब्रैकेट होता है ये, ठीक है ना, बिग ब्रैकेट जो होता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये सांद्रता को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब मैंने वही तो बोला है, T1 समय पर मान के चलो T1 समय है, इसकी जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की सांद्रता कितनी मान ली? R1 मान ली। ठीक है, अब जब टाइम बढ़ेगा, समझ में बात ही नहीं, जैसे रिएक्शन होगी टाइम बढ़ेगा, तो टाइम बढ़ने के साथ में जो आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की सांद्रता क्या होगी? बोलो, परिवर्तन होगी, कम होगी रिएक्टेंट की। तो सपोज कीजिए T2 समय पर, T2 समय पर अभिकारक की सांद्रता मैंने कितनी मान ली भैया? R2 मान ली। कितनी मान ली? R2 मान ली। ओके, इसी प्रकार से हम क्या मानेंगे? इसी प्रकार से हम उत्पाद की भी मानेंगे। उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है तो क्या बोलोगे? T2 समय पर, सॉरी T1 समय पर, T1 समय पर उत्पाद, किसकी? उत्पाद, अरे यार, उत्पाद, सही है, उत्पाद की सांद्रता। अरे ठीक है, T1 समय पर उत्पाद की सांद्रता कितनी मान ली हमने? बोलो, P1। क्या मानोगे? P1 मानोगे। ओके, अब T2 समय पर, क्या? T2 समय पर उत्पाद की सांद्रता कितनी मान ली हमने भैया? P1 मान, P2 मान ली। ओके, अब वेग निकालेंगे। किसका निकालेंगे? उत्पाद का। सबसे पहले अभिकारक का निकाल लो। चलो, तो हम क्या बोलेंगे? अभिकारक, अभिकारक, अभिकारक का वेग, अभिकारक का वेग। तो अभिकारक का वेग कैसे निकालते हैं? मैंने बोला था वेग क्या होता है? सांद्रता में परिवर्तन। अरे ठीक है, यही तो बोला था, अपॉन समय। क्या बोला था? तो यहां पर लिख लेंगे अभिकारक, अभिकारक की बात हो रही है तो अभिकारक ही बोलेंगे। अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, परिवर्तन अपॉन समय। यही तो निकालोगे भाई वेग। यही तो बताया था मैंने वेग का फॉर्मूला, हाँ कि नहीं? ठीक है, याद रखा करो चीजों को। तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, परिवर्तन कैसे हुआ? R2 माइनस के R1। अरे ठीक है, सांद्रता में परिवर्तन क्या हो गया? R2 माइनस के क्या है? R1। अरे ठीक है, अपॉन समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन क्या है? T2 माइनस के T1, T2 माइनस के T1, ये आ जाएगा। जब इसको हमें क्या काम करना है? परिवर्तन हो रहा है, तो केमिस्ट्री में जब भी परिवर्तन की बात आ जाए तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं भैया? डेल्टा से। तो डेल्टा क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है परिवर्तन को, क्योंकि रिएक्टेंट की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है तो डेल्टा, और हम इसको क्या लिख देंगे? R लिख देंगे। सही है, परिवर्तन हुआ है। अपॉन क्या लिखेंगे? इसमें भी समय में भी परिवर्तन हुआ तो इसको लिख देंगे डेल्टा T। सही है, तो ये अभिक्रिया का वेग आ गया। लेकिन अभी यहाँ पर एक कुछ त्रुटि हुई है। क्या त्रुटि हुई है? क्या प्रॉब्लम हुई है? देखो, सपोज करो मैंने क्या काम कहा? मैंने बोला एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना है। क्या बन रहा है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना है। तो मैंने आपको अभी बताया था रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में रिएक्टेंट की सांद्रता कम होती है और प्रोडक्ट की बढ़ती है।
जैसे T1 समय पर मान के चलो अभी 0 है, रिएक्टेंट की सांद्रता मैंने कितनी मान ली, 20 मोल लीटर इनवर्स मान ली, सही है। इसकी सांद्रता क्या होगी, 0 होगी, अभी कोई प्रोडक्ट तो बना नहीं है। लेकिन जैसे ही T2 समय बराबर T बराबर कितना हुआ, 10 मिनट हुआ, इसकी सांद्रता घटकर कितनी रहेगी, 10 मोल लीटर इनवर्स रह गई, सही है जी, कितनी रहेगी, 10 मोल। अब 10 मोल लीटर इनवर्स बन गई तो इसका मतलब प्रोडक्ट भी कितना बन गया आपका, बोलो 10 मोल लीटर इनवर्स ही बन गया होगा। या मान के चलो कुछ भी मान सकते हो आप, यहाँ पर 10 मोल होगी तो ये भी 10 बचेगा, या अगर मान के चलो इसकी 5 बची है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। समझ में ही बात है नहीं है। तो T1 समय पर जो रिएक्टेंट की सांद्रता थी 20 थी, तो प्रोडक्ट कुछ नहीं था। जैसे ही 10 मिनट हुई, ठीक है ना, इसकी सांद्रता घटकर कितनी रहेगी, 5, क्योंकि बाकी क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट कितना बन गया, ज्यादातर मोस्ट ऑफ दीज उसमें प्रोडक्ट बन गया। इसकी कितनी रहेगी, 15 मोल लीटर इनवर्स। अब अगर मेरे को वेग निकालना है, इसका वेग, तो वेग में क्या निकालूंगा, अभिक्रिया की सांद्रता में परिवर्तन। परिवर्तन कैसा हुआ, मतलब ये हो गया आपका R2 और ये हो गया आपका R1। तो मैं क्या करूंगा, R2 में से R1 माइनस करूंगा, तो R2 कितना था, 5 माइनस के R1 कितना था, 20 अपॉन टाइम कितना था, 10 माइनस के 0। तो जब मैं 5 में से 20 को माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस के कितना आएगा, 15, माइनस के 15 अपॉन 10। अब यहाँ पर बात एक है कि ये जो वेग आया है वो माइनस में आया है। किस में आया है, वेग माइनस में आया। लेकिन आपको ये जरूर पता होगा कि जो वेग होता है, स्पीड होती है, कभी भी फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, क्या नहीं होती है, जो आपका वेग होता है, स्पीड होती है, वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आती। समझ में आई बात ये नहीं है, स्पीड हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव में जाती है, कभी भी नेगेटिव में नहीं जाती। लेकिन यहाँ पर तो स्पीड जो वेग है वो किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा, तो प्रॉब्लम होगी ना। तो इसी माइनस के सिंबल को हटाने के लिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही क्या लगा देंगे, माइनस का यूज कर लेंगे। समझ में ये बात है नहीं। तो ध्यान रखना, अगर अभिकारक का वेग पूछे तो अभिकारक का वेग निकल कर आता आपका ये माइनस के डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। कन्फर्म, समझ में आ गया, अरे बोलो जल्दी से। और इसी प्रकार से हम क्या निकाल लेंगे, अभिकारक के बाद में किसका निकालेंगे, उत्पाद का भी निकाल लेंगे। ठीक है, चलो तो उत्पाद का निकालो, उत्पाद का वेग, ठीक है, उत्पाद का वेग निकालेंगे। तो उत्पाद का वेग कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, अरे बोला करो भाई, ऐसे मत बैठा रहा करो। उत्पाद का वेग कितना आ जाएगा, उत्पाद का वेग वही उत्पाद की सांद्रता में, उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, सही है जी, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समय में परिवर्तन। समय भी तो परिवर्तन होगा, तो कितना आ जाएगा, उत्पाद की सांद्रता में कितना परिवर्तन हो रहा है बच्चा, बोलो, वही कितना, P2 कितना हो जाएगा, P2 माइनस के कितना हो रहा है, P1 अपॉन T2 माइनस के T1। अब P2 माइनस के P1 क्या लिखेंगे, क्योंकि परिवर्तन हो रहा है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा P, सही है, अपॉन कितना हो जाएगा, समय भी परिवर्तन होगा, डेल्टा T। आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहले ही ऑलरेडी किस में आ रही है, जो चीजें हैं वो पॉजिटिव में आ रही है। देखो कैसे, ये देखो यहाँ पर ये क्या है आपका, ये है आपका P1, ठीक है ना, और ये क्या है आपका, ये हो गया आपका P2, सही है, ये वाली चीज। तो अगर मैं यहाँ पर क्या निकालूंगा, ये पोर्शन निकालूंगा, उत्पाद का वेग निकालूंगा, उत्पाद का वेग निकालूंगा, तो कैसा आएगा, P2 माइनस P1। P2 कितना 15 माइनस P1 कितना 0 अपॉन T2 कितना है 10 माइनस के T1 कितना है 0, तो कितना आ गया 15/10। तो ये ऑलरेडी पहले ही प्लस में आ रहा है, तो यहाँ पर प्लस लगाने की जरूरत आपको नहीं है। ओके, समझ में आई बात या नहीं है। तो आपका उत्पाद का जो वेग आया वो इतना निकल कर आया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी फटाफट। ओके, हो गया, चलो जी। तो हमें क्या मिला, वेग मिला किस किस का, अभिकारक का, अभिकारक का वेग। अभिकारक का वेग कितना निकल के आया भैया, निकल के आया माइनस के डेल्टा आर अपॉन कितना डेल्टा टी। और उत्पाद का वेग कितना निकला, उत्पाद का वेग, उत्पाद का वेग कितना निकल के आया मेरे भाई, निकल के आया डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। समझ में आई बात नहीं, ये दोनों चीज निकल के आए हैं हमारे पास में। कोई दिक्कत किसी को, प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आगे चलो जरा इसका ग्राफ देख लेते हैं। सबसे पहले अभिकारक का देखते हैं हम ग्राफ। अभिकारक का ग्राफ देखो जल्दी से फटाफट। ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल, यहाँ पर आ गया आपका समय, क्या बन गया, यहाँ पर ये समय, और यहाँ पर क्या बनेगा बेटा आपका, यहाँ पर वही सांद्रता रहेगी। बोलो क्या रहेगी, सांद्रता रहेगी। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे थे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अभिकारक की। किसकी बात कर रहे हैं रे, अभिकारक की बात कर रहे हैं। तो अभिकारक में
आपको पता है समय के साथ, मैंने अभी बोला था रिएक्टेंट से जब भी प्रोडक्ट बनेगा मतलब अभिकारक की सांद्रता घटती है, प्रोडक्ट की बढ़ती है। तो घट रही है सांद्रता, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, समय के अनुसार क्या हो रही है, सांद्रता घट रही है। मान के चलो स्टार्टिंग में, सही है, क्या बोला, स्टार्टिंग में जो सांद्रता थी, सही है, यानी R1 कहां पर थी, यहां पर थी, जैसे, और समय कहां पर था, समय आपका मान के चलो यहाँ है, ये T1 है। जैसे जैसे समय बढ़ा, यानी समय क्या हुआ, बढ़ा, जैसे जैसे समय बढ़ा, ये T2 हो गया, तो आपकी क्या होगी, सांद्रता भी क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी, सांद्रता भी कम होगी। तो सांद्रता मान के चलो यहाँ पर आ गई, और ये क्या होगी, R2। अब जब आपको स्लोप बनेगा, कहां पर बनेगा, चलो देख लो फटाफट से, कैसे बना भाई स्लोप, ये यहाँ से ये, ठीक है ना, और कहां पर मिला, ये यहाँ पर मिला, ठीक है, और ये कहां पर मिला, यहाँ पर ये, और ये इस टाइप से। तो आपका जो स्लोप देखने को मिलेगा वो कहां पर देखने को मिला रे, वो देखने को मिला आपको यहाँ पर, ये यहाँ से, ठीक है, ये और ये। तो पहले जो स्टार्टिंग में जो कंसंट्रेशन थी यहाँ पर थी, लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ, समय बीता, समय बीतने के साथ साथ में कंसंट्रेशन आपकी यहाँ पर आ गई। समझ में बात या नहीं, अरे ठीक है, तो यानी ये होगी आपकी R1 और ये होगी आपकी R2, अरे ठीक है, समझ में। और जो आपका स्लोप से यहाँ जो बना, कम बना, कर्व बना, तो इसका मतलब है क्या हुआ, इसका मतलब सांद्रता कम हो रही है, तो इसका कितना हो गया, माइनस के डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। इस टाइप से इसका क्या बन जाता है, ग्राफ बन जाता है। समझ में आ गई बात, यानी ये किसके लिए था, ये था आपका अभिकारक के लिए, किसके लिए था, अभिकारक, सही है, अभिकारक के लिए है ये। अब उत्पाद के लिए बना लेते हैं हम ऐसे ही ग्राफ, उत्पाद के लिए बनाओ जी जल्दी से फटाफट, ऐसे ही। अब उत्पाद के मैंने बताया था, उत्पाद की सांद्रता क्या होती है, हमेशा बढ़ती है, तो उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है, तो ऐसे सपोज करो T1, यहाँ पर समय कितना है, T1 है, क्या है जी, समय T1 है। T1 समय पर जो इसकी कंसंट्रेशन थी, सांद्रता थी, वो कहां पर थी, वो यहाँ पर है, मान के चलो ये P1 होगी। लेकिन जैसे ही समय बीता, टाइम कितना हुआ, T2 हुआ, टाइम T2 होने के बाद में सांद्रता कम होगी, ज्यादा होगी, सांद्रता ज्यादा होगी, तो आपको मान के चलो P2 यहाँ पर हो गया। ठीक है, स्लोप बनाओ जल्दी से, कहां पर बनेगा जी बच्चा, फटाफट, ये आपका यहाँ पर, सही है जी, और ये आपका यहाँ पर, ये जो बना कहां पर बना, ये यहाँ पर, और ये वाला आपका यहाँ पर। स्लोप जो देखने को मिला आपको इस टाइप से, ये, ठीक है, कहां पर बन गया बच्चों लल्ला, ये आप देखो, यहां से ये और ये, पहले कंसंट्रेशन थी गई यहाँ पर, यानी ये क्या है आपका P1 था, और यहाँ पर आ गई आपकी, तो ये कितना हो गया आपका P2, और जो आपका स्लोप बना यहाँ पर वो कितना आया, डेल्टा P अपॉन कितना आया, डेल्टा T। ये आपका समय है यहाँ पर, समझ में आ गई बात नहीं, और ये क्या है, ये सांद्रता है, कन्फर्म समझ में आ गई बात नहीं है। तो इस प्रकार से आपका क्या बन जाता है, ग्राफ भी बन जाता है। ग्राफ के हिसाब से भी आप देख सकते हो कि जो रिएक्टेंट होती है, रिएक्टेंट की सांद्रता समय के साथ में क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है, और जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सांद्रता क्या होती चली जाती है, समय के साथ में बढ़ती चली जाती है। आई होप की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलो जी, अगला टॉपिक है हमारा अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया का औसत वेग, ठीक है जी, अभिक्रिया का औसत वेग, सही है जी। देखो औसत कैसे निकालते हो, आप सभी जानते होगे, औसत, एवरेज, ठीक है, किसी भी मान के चलो, किसी भी क्लास का तुम्हें एवरेज निकालना, मान के चलो कोई क्लास में कितने बच्चे हैं, क्लास में मान के चलो 10 बच्चे हैं, और सभी की हाइट क्या होगी, अलग अलग होगी। मैं बोला इस क्लास में रहने वाले जितने भी मतलब स्टूडेंट हैं, उनका तुम्हें क्या निकालना है, एवरेज हाइट निकालनी है। तो आप क्या काम करोगे, सभी की जितनी की भी हाइट है, सही है, अब हर कोई बंदा 10 बंदे हैं, तो 10 बंदों की हाइट क्या होगी, सबकी अलग अलग होगी, तो आपको एवरेज निकालना है। समझ में आई बात ही ना, तो एवरेज कैसे निकालोगे, उन सभी जितने भी बच्चे हैं उनकी हाइट को मेजर करोगे, उन हाइटों को क्या करोगे, मेजर करने के बाद उनको सम करोगे, और जितने बच्चे उनसे डिवाइड करोगे। तो यानी कहने का मतलब यह है कि जब भी हम अभिक्रिया या किसी का भी मतलब औसत वेग निकाल रहे हैं, तो औसत वेग में एक समय अंतराल का होना जरूरी है। समझ में बात नहीं, अगर समय अंतराल नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, आपका अभिक्रिया का औसत आप वेग नहीं निकाल सकते। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको क्या निकालना, अभिक्रिया का औसत वेग निकालना है, तो उसमें समय अंतराल का होना जरूरी है। तो अभिक्रिया का औसत वेग क्या हो जाएगा, किसी, क्या बोला, किसी निश्चित समय अंतराल, भैया समय अंतराल का होना जरूरी है, समय अंतराल, किसी निश्चित समय अंतराल में प्रति एकांक समय, प्रति एकांक समय में, समझ में बात नहीं, क्या क्या होना चाहिए, समय तो होगा ही होगा, क्योंकि जब आपका क्या काम कर रहे हो, जब वेग बढ़ेगा समय, समझ में बात नहीं, तो समय का होगा ही होगा। और दूसरा एक निश्चित समय अंतराल होना चाहिए, वो जो समय होना चाहिए कैसा होना चाहिए, एक समय अंतराल होना चाहिए। तो
तो किसी निश्चित समय अंतराल में प्रति एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहेंगे जी? होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। समझ में आई बात? क्या बोला? अभिक्रिया का औसत वेग किसी निश्चित समय अंतराल में प्रति एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहेंगे? औसत वेग। तो औसत वेग कैसे निकालेंगे भैया? इजी है बहुत ज्यादा। औसत वेग क्या आ जाएगा? औसत वेग आएगा आपका माइनस के डेल्टा जो रिएक्टेंट है अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। सिंपल सी बात है भैया, औसत वेग में दोनों चीजों को इक्वल मान लिया जाता है। समझ में आई बात या नहीं है? तो ये है आपका औसत वेग। ठीक है जी, कोई दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम है तो जल्दी से बताओ फटाफट। औसत वेग के बाद में आ जाता है अब नेक्स्ट आपका ताक्षणिक दर। ताक्षणिक दर क्या होगा? ताक्षणिक दर में होगा भैया आपका निश्चित क्षण। समझ में बात है? क्या होना चाहिए? एक निश्चित क्षण होना चाहिए आपका। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट में क्या होना चाहिए? जो आपका क्या है? अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में किसी एक निश्चित क्षण में, समझ में बात है ना, कि एक पार्टिकुलर जो पोर्शन है उसमें जो भी परिवर्तन होगा अभिकारक यानी अभिकारक की सांद्रता में, उत्पाद की सांद्रता में, वही आपका क्या बन जाएगा? वही आपका बन जाएगा ताक्षणिक दर। समझ में आई बात नहीं? अगर हम क्या काम करते हैं अभिक्रिया में, सपोज करो जैसे अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया में हम देखते हैं कि प्रति एक एक क्षण में क्या परिवर्तन होता है उसके वेग में या उसके रेट में। समझ में आई बात है ना? कोई एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना है, उसमें देखेंगे कि रिएक्टेंट में, समझ में, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन पर या किसी एक निश्चित क्षण में जितना भी परिवर्तन हो रहा है वही उसका क्या कहलाएगा? ताक्षणिक दर। क्या बोला? किसी निश्चित क्षण में वही अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहेंगे हम? अभिक्रिया की ताक्षणिक दर। और ताक्षणिक दर क्योंकि हम एक निश्चित टाइम पर निकाल रहे हैं, छोटी से छोटी चीज के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए ध्यान रखना ताक्षणिक दर क्या हो जाएगा? ताक्षणिक दर। यही जब हम एक निश्चित पॉइंट पर निकालते हैं, एक निश्चित क्षण में निकालते हैं, तो ये औसत वेग ही क्या बन जाता है? आपका ताक्षणिक दर। बस तो क्या बन जाएगा? ताक्षणिक दर। जहां डेल्टा है वहां पर क्या आ जाएगा? आपका डी आर अपॉन कितना हो जाएगा? डी टी बराबर कितना आ जाएगा? डी पी अपॉन डी टी। ये है आपका अभिक्रिया का ताक्षणिक दर। समझ में आई बातें? नहीं, दोनों चीजें हैं, ध्यान रखना। बस इसमें आपको वही है, सिर्फ इसमें आपको समय अंतराल याद रखना कि एक निश्चित समय अंतराल होना चाहिए, और इसमें क्या याद रखना? एक निश्चित क्षण होना चाहिए, एक पर्टिकुलर पोर्शन होना चाहिए, उसी में जो भी परिवर्तन होगा अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में वही आपका क्या कहलाएगा? ताक्षणिक दर कहलाएगा। सही है जी, आई होप की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मतलब कि एग्जाम्पल लिख दिए हैं, ठीक है ना? तो इनका हमें क्या निकालना? औसत दर और ताक्षणिक दर निकालनी है। बहुत इजी है। देखो ये जो आप देख रहे हो स्टार्टिंग में, ये जो देख रहे हो ये होते हैं आपके स्टाइकोमेट्रिक। क्या होते हैं ये? स्टाइकोमेट्रिक। समझ में बात है ना? इसमें भी और इसमें भी, ये आगे देख रहे हो ये क्या होते हैं? स्टाइकोमेट्रिक होते हैं। देखो स्टाइकोमेट्रिक का इनका रिएक्शन में कोई इंपोर्टेंस रोल नहीं है। कभी आप समझो कि कोई इनका इंपोर्टेंस रोल होता है, तो एक्चुअली में ऐसा नहीं है। समझ में बात ही नहीं है। ये हम स्टाइकोमेट्रिक जो होते हैं इनको क्या काम कर सकते हैं? इनको घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, आपकी मर्जी है, जितना चाहो आप इतना क्या काम कर सकते हो, इतना इनको कर सकते हो। ठीक है, कैसे? अब जरूरी थोड़ी नहीं मैं यहाँ 2 लिखूं। अगर मैं सपोज करूं यहाँ मैं 4 लिख देता हूँ, मैं तो यहाँ पर क्या लिख देता? यहाँ पर 6 करना पड़ता मेरे, तब भी ये क्या हो जाती? रिएक्शन बैलेंस थी या नहीं थी? बस इनका ये काम होता, बस अपनी सर्टिफिकेशन के लिए कि आगे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्या बनेगा उसको देखने के लिए हम इनको क्या काम करते हैं? लिख देते हैं। वरना ऐसा नहीं है कि आपने इसके N2 के 2 मोल लिए और हाइड्रोजन के 3 मोल लिए तब जाके रिएक्शन हुई है, ऐसा कुछ नहीं है कि भी आप समझ रहे हो। इनको तो सिर्फ हमने क्या काम करना है? अपनी सर्टिफिकेशन के लिए, यानी अपनी मतलब कि एक बोल सकते हो कि अपने संतुष्टि के लिए आपने क्या काम कर दिया? इनके आगे इन चीजों को लगा दिया कि हाँ रिएक्शन बैलेंस है, वरना इनका कोई रोल होता नहीं है स्टाइकोमेट्री का। समझ में आ गई बात या नहीं है? रिएक्शन में
तो सबसे पहले अब हम क्या देख लेते हैं, हम देख लेते हैं भैया इनका औसत वेग। क्या देख लेते हैं, कैसे निकालोगे औसत वेग? औसत वेग बहुत ईजी है। औसत वेग कैसे निकालोगे? डेल्टा, औसत वेग ऐसे तो निकालते हो। अब ये इधर क्या है, रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट है तो माइनस लगाओगे। डेल्टा और क्या था यहाँ पर N2, तो यहाँ लिखोगे डेल्टा N2 अपॉन कितना, डेल्टा T। बराबर करोगे औसत वेग में, बराबर प्लस मत कर देना कभी, आप यहाँ प्लस कर दो, सही है। और क्या हो जाएगा बराबर, ये भी आपका क्या है, रिएक्टेंट है, तो इसमें भी आप डेल्टा माइनस के लगाओगे और क्या होगा H2 अपॉन कितना आ जाएगा, डेल्टा T बराबर। अब ये इधर प्रोडक्ट आ गया, तो प्रोडक्ट में आपको माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, सही है। माइनस इसको क्या लिख दोगे, डेल्टा NH3 अपॉन कितना हो जाएगा, डेल्टा T। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो ये स्टाइकोमेट्रिक होते हैं, ठीक है ना, स्टाइकोमेट्रिक है ये वाले, जैसे 3 है तो ये क्या हो जाते हैं, डिवाइड में पहुंच जाते हैं आपके। जैसे यहाँ पर सॉरी ये नहीं है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ये, इसमें यहाँ डिवाइड में 3 पहुंच जाएगा और यहाँ पर डिवाइड में कितना पहुंच जाएगा, 2 पहुंच जाएगा, बस ये हो गया आपका औसत वेग। लेकिन अगर मेरे को क्या निकालना है, लेकिन अगर मेरे को तात्क्षणिक वेग निकालना है, तात्क्षणिक वेग निकालना है, तो तात्क्षणिक वेग कैसे निकालूंगा, वही है, बस डेल्टा की जगह कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा, डी N2 अपॉन कितना आ जाएगा, dt बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के डी H2 अपॉन कितना आ जाएगा, 3 dt बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी इसमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में माइनस नहीं लगता है। तो इसमें कितना हो जाएगा, डी यहाँ पर कितना आ जाएगा, NH3 अपॉन कितना आ जाएगा, 2 × dt, सही है। तो ऐसे आप औसत वेग और तात्क्षणिक वेग निकाल सकते हो किसी भी रिएक्शन का। ऐसी नेक्स्ट वाली का इसका भी, ये भी बहुत इजी है, ऐसे ही कर लोगे यार, है ना, समझदार बच्चे हो। औसत वेग इसका निकालोगे तो क्या आएगा, औसत वेग बराबर कितना आ जाएगा, रिएक्टेंट है, माइनस के लगाओगे, डेल्टा कितना आ जाएगा, NH3 आ जाएगा, ठीक है जी, अपॉन ये 4 है, 4 नीचे डिवाइड में पहुंच जाएगा और क्या बचेगा यहाँ, डेल्टा T बच जाएगा बराबर। ये भी आपका रिएक्टेंट है, माइनस लगाओगे, डेल्टा कितना आ जाएगा, O2 अपॉन यहाँ कितना आ जाएगा, बोलो, डेल्टा T, और ये जो 5 है इसके नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी बराबर। ये कितना आ जाएगा, बोलो, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में आपको माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, NO अपॉन कितना आ जाएगा, बोलो, डेल्टा T, और ये 4 से मल्टीप्लाई नीचे बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा H2O अपॉन कितना आ जाएगा, बोलो, डेल्टा T, और कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6 से नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ऐसे आपने औसत वेग निकाल लिया। और तात्क्षणिक वेग निकालने के लिए बस इसमें डेल्टा की जगह आपको क्या कर देना होगा, डी बना देना होगा। सिंपल, ऐसे क्या कर सकते हो आप, किसी भी रिएक्शन का आप औसत वेग और तात्क्षणिक वेगों को फाइंड कर सकते हो, सही है। आई होप समझ में आ गया होगा चीजें। तो आगे चलते हैं अब हम। चलो जी, अगला हमारा क्वेश्चन है, हम ये 1-2 क्वेश्चन भी कर लेते हैं इससे, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन है, पाठ्यनीति पुस्तक मतलब पाठ्यनीति प्रश्न है। देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, जल्दी जल्दी से फटाफट करते हैं। अब क्या ला, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, है ना, कोई भी एक रिएक्शन हो रही है, क्या बन रही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है जी, मान लिया। अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता कितनी दे रखी है, बोलो, यानी 0.03 m, सही है। इतने से घटकर 25 मिनट में परिवर्तित होकर कितनी रह जाती है, इतनी रह जाती है। तो औसत वेग की गणना सेकंड व मिनट दोनों में करो। तो पहले इसकी स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन कितनी थी भैया, 0.03 m। तो इसका मतलब है t बराबर है कितना, T1 बराबर कितना, 0 पर जो सांद्रता थी 0.03 m थी। प्रोडक्ट तो कोई बनेगा नहीं क्योंकि T1 बराबर 0 है, अभी रिएक्टेंट तो कोई बनने वाला है नहीं। लेकिन जैसे ही 25 मिनट हुए, कितने मिनट, 25, यानी T2 बराबर कितना हो गया, 25 मिनट हुआ, वैसे ही सांद्रता घटकर कितनी रह गई भैया, सांद्रता घटकर रह गई आपकी 0.02 m। अरे सही है, बाकी कहां चली गई, ये आपका 0.01 क्या बन गया, आपका प्रोडक्ट बन गया होगा। अरे हाँ क्या ना, ठीक है। तो वो भी बोल रहा है कि औसत वेग की गणना करो। तो अब औसत वेग कैसे निकालोगे जी, बोलो, औसत वेग, औसत वेग कैसे निकालोगे, औसत वेग मैंने बताया था कैसे निकालोगे, रिएक्टेंट का निकालना तो माइनस के डेल्टा आर अपॉन कितना, डेल्टा टी, यही तो निकालोगे। डेल्टा आर कैसे निकालते हो आप बताओ, R2 माइनस के R1, ठीक है जी, अपॉन T2 माइनस के T1। R2 की ये क्या है, ये आपकी R2 की वैल्यू है, ठीक है, इसकी वैल्यू R2 की, और ये किसकी वैल्यू है आपकी, R1 की। तो R2 माइनस R1 करो, और माइनस में यहाँ पर पहले ऑलरेडी है, तो R2 की वैल्यू कितनी है, 0.02, अरे ठीक है, माइनस के R1 की वैल्यू कितनी है, 0.03,
ओके, माइनस पहले ऑलरेडी है ही, अपॉन T2 माइनस T1, T2 कितना 25 माइनस के 0, सही है। कैलकुलेशन करो तो माइनस करोगे इसमें से तो माइनस का कितना आएगा, माइनस के 0 पॉइंट कितना आएगा भाई 01 आएगा, कितना आएगा 0.01 अपॉन कितना 25, माइनस से माइनस कट गया, कितना बच गया आपका बोलो 0.01 अपॉन 25, पॉइंट हटाया 2 0 नीचे आ गया, कितना आ गया 1/2500, इतना करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, इसको कटोगे तो 25 से इससे वो डिवाइड करोगे 1 को तो कितनी जीरो आएंगी भैया, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा ली, फिर से 0 बढ़ाई, फिर से 0 बढ़ा ली, फिर से 0 बढ़ाई, फिर से, है ना, और फिर से एक 0 और बढ़ाओगे और यहाँ पर एक 0 और जाएगी, 25 चौका 100, समझ में आई। तो कितनी आ गया ये 0.0004 आ गया, समझ में आई। ये आ गया मिनट में, लेकिन आपको सेकंड में भी निकालना है, किसमें और निकालना है, सेकंड में। तो सेकंड में निकालने के लिए इसमें क्या काम कर दोगे आप, 60 से डिवाइड दोगे तो आपका सेकंड में भी यूनिट आ जाएगी, समझ में आई बात या नहीं है। तो ऐसे आप क्या काम कर सकते हो, आपके क्वेश्चन दे रखे हैं एनसीईआरटी में, ठीक है ना। एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक ऑफ द मतलब कि जो भी आपका यूपी बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, सबके लिए बहुत ज्यादा बेटर होती है। तो आप एनसीईआरटी को ही आप मतलब मैं रेफर करता हूँ और एनसीईआरटी आप निकाला करें, ठीक है, बेस्ट बुक होती है आपकी एनसीईआरटी, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बता दिया, इस टाइप से और भी क्वेश्चन दे रखे हैं टेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्या काम कर सकते हो, एनसीईआरटी क्वेश्चन से ये क्वेश्चन निकाल सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने पर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है जी, कि यानी जो अभिक्रिया का वेग था, वेग क्या निकाला था हमने, आप सभी को पता है कि अभिक्रिया का वेग जो निकाला था हमने, ये वेग बराबर क्या था आपका अभिकारक का माइनस के डेल्टा आर अपॉन कितना था, माइनस के डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ये तो निकाला था वेग। ये किसका था, अभिकारक का। और उत्पाद का क्या था, उत्पाद का था आपका डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो अभिक्रिया वही है कि वेग को क्या क्या चीज प्रभावित करेंगे, यानी जब हम क्या काम करेंगे, रिएक्शन होगी और रिएक्शन में इन सभी चीजों का अगर इस्तेमाल करें तो रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, समझ में बात है नहीं। तो वही हम पढ़ने वाले अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या फैक्टर है। नंबर 1, नंबर सबसे पहली बात कर लेते हैं हम कि जो अभिकारक की प्रकृति है, क्या है अभिकारक की प्रकृति। भाई अभिकारक की प्रकृति क्या होगी, जैसी अभिकारक की प्रकृति होगी, सिंपल सी बात है, तो क्या होगी रिएक्शन उसी हिसाब से क्या होगी, उसी हिसाब से आपकी रिएक्शन होगी। अभिक्रिया का वेग या तो घटेगा बढ़ेगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, अभिकारक की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है, समझ में बात ये नहीं है। जैसी अभिकारक की प्रकृति होगी, नेचर होगा, सपोज कीजिए अभिकारक की प्रकृति है कि वो क्या होंगे, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या काम करेंगे, वो मॉलिक्यूल्स बहुत धीरे धीरे टूट रहे हैं, तो सिंपल सी बात है रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी। अगर रिएक्टेंट सपोज करो अभिकारक ऐसे हैं, उसके जरा सी देर में क्या हो रहे हैं, मॉलिक्यूल्स क्या हो जा रहे हैं, ब्रेक डाउन हो जा रहे हैं, तो वो क्या होगा, सिंपल सी बात है रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। जैसे सपोज करो मैं तुमसे कहने लगूं कि जो आपका आयरन है, आयरन को मेल्ट करना इजी होता है या फिर प्लास्टिक को मेल्ट करना इजी होता है, तो आप बोलोगे सर जी आपका क्या है, जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक को मतलब मेल्ट करना बहुत ज्यादा इजी होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है जो प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, उनके बीच में जो ट्रैक्शन फोर्स है वो क्या है, मजबूत ना होकर क्या है, बोलो वीक है, जिसकी वजह से अगर मैं उसको कम हीट दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, इजीली ब्रेक डाउन हो जाएंगे। लेकिन अगर वहीं पर क्या काम करूंगा मैं, अगर वहीं पर अगर लोहे को गर्म करने लगा तो लोहा क्या होगा, लोहा सिंपल सी बात है वो उसको मेल्ट होने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। तो इसी प्रकार से जो आपका अभिकारक होता है, अभिकारक की प्रकृति भी डिपेंड करती है कि एक्चुअली में रिएक्शन फास्ट होगी या स्लो होगी। वो डिपेंड करता है कि उसकी जो एनर्जी है ब्रेक डाउन होने की, सही है, सक्रियण ऊर्जा वो कम है या फिर ज्यादा है। समझ में आ गई बात या नहीं है, तो ध्यान रखना। तो अभिकारक की प्रकृति डिपेंड करेगी कि उसका वेग क्या होगा, स्पीड ज्यादा होगी रिएक्शन की या कम होगी। दूसरा पॉइंट आ जाता है आपका बेटा अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता भी डिपेंड करती है। अगर सांद्रता ज्यादा है तो वेग भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या बोला, अगर सांद्रता ज्यादा है, क्या बोला, सांद्रता अगर क्या है, ज्यादा है, तो वेग भी क्या होगा, स्पीड भी ज्यादा होगी, वेग भी ज्यादा होगा। तुम कहोगे कैसे, देखो मैं बताता हूं। जैसे आपका ये देखो, इस बोतल में मान के चलो, इस बोतल में क्या रखा हुआ है, H2SO4 रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, H2SO4, सही है जी। अब ये कैसा है, डाइल्यूट है, कैसा है, डाइल्यूट। और एक बोतल रखी हुई है यहाँ पर, और इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें भी H2SO4 ही भरा हुआ है, ठीक है जी। क्या भरा हुआ है, H2SO4, लेकिन यहाँ पर कंसंट्रेटेड है।
कैसा है ये? कंसंट्रेटेड है। डाइल्यूट का मतलब क्या है? डाइल्यूट का मतलब होता है पतला। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होगी और H2SO4 क्या होगा? H2SO पानी ज्यादा है और H2SO4 कम है। लेकिन कंसंट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ा। डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया? पतला, समझ में आए? लेकिन कंसंट्रेटेड का मतलब क्या हो गया? गाढ़ा। गाढ़ा का मतलब क्या है? इसमें यानी कि पानी की मात्रा क्या होगी? बोलो, पानी की मात्रा इसमें क्या होगी? कम होगी और H2SO4 की मात्रा इसमें ज्यादा होगी। अब तुम कहोगे जिसमें पानी की ज्यादा, इसमें 90% पानी है, समझ में बात नहीं? H2O जो है 90% है और मुश्किल से 10% इसमें क्या है? H2SO4 है, समझ में आई? इसमें क्या है? इसमें 90% क्या है? आपका H2SO4 है और इसमें कितना? बोलो, आपका कुल 10% क्या रह गया? H2O है। तो कौन सी जल्दी रिएक्शन होगी? भाई मान के चलो किसी चीज को मेरे को बर्न करना है तो H2SO4, मान के चलो ये पेपर है, कौन सा? ये वाला जल्दी क्या करेगा? ये वाला जल्दी इसको जला देगा, ये वाला जला देगा? आप कहोगे सर ये जला देगा, क्यों? क्योंकि इसमें 90% तो क्या है? H2SO4 ही है। अब जब सिंपल सी बात है, इसमें क्या है? 90% तो वाटर है, तो इसका मतलब इसकी सांद्रता कम होगी, है नहीं है? तभी तो ये क्या होगा? इसको बर्न नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें H2SO4 कितना है? कुल 10% है। H2SO4 की मात्रा बहुत कम है, कंसंट्रेशन H2SO4 की कम है, तो इसी वजह से इसको बर्न नहीं कर पाएगा। लेकिन इसमें क्या 90% H2SO4 है, जैसे ही डालूंगा तुरंत क्या हो जाएगा? तुरंत इसको बर्न कर देगा। ये आपने लैब में भी देखा होगा। आपको कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेशन H2SO4 नहीं दिया जाता, कौन सा दिया जाता है? डाइल्यूट H2SO4 दे रखा है। समझ में आई बात या नहीं? तो यहाँ से आपको प्रूव हो जाता है कि जो अभिकारक होता है वो उसकी सांद्रता पर भी निर्भर करता है वेग। अगर सांद्रता ज्यादा होगी तो वेग भी क्या होगा? ज्यादा होगी। एग्जांपल है यहाँ पर सांद्रता H2SO4 की यहाँ पर ज्यादा, इसलिए रिएक्शन फास्ट हुई। समझ में आई बात या नहीं है? तो ध्यान रखना भाई। दूसरा तापमान, तापमान भी तो इफेक्ट डालता है ना? तुमने देखा होगा जब लैब में तुम्हें कोई प्रैक्टिकल कराने के लिए टीचर तुम्हारे ले गए होंगे तो तुमने देखा होगा वहां पर उसको क्या काम करना पड़ता है? कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं कि जो आपकी फनल्स होते हैं, बर्नर होते हैं, बर्नर के थ्रू क्या काम किया जाता है? उनको हीट भी जाती है। जब कोई रिएक्शन करते हो आप तो उनको हीट भी दी जा रही है। समझ में आई बात नहीं? तो इसका मतलब है जब हम क्या काम करते हैं, किसी भी रिएक्शन हो रही है और उसको हीट दे देते हैं तो क्या हो जाता है? वो रिएक्शन और ज्यादा क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है। समझ में आई? जैसे सपोज करो आप क्या काम कर रहे हो, आप दूध गर्म कर रहे हो, मिल्क को गर्म कर रहे हो, ठीक है? दूध गर्म करने के लिए आपने क्या काम कर रखा है? एक तरफ लो फ्लेम जला रखी है, मतलब लो आंच जला रखी है, और एक तरफ हाई प्रेशर यानी हाई मतलब कि हाई लो जला रखी है, मतलब हाई ज्यादा ज्यादा मतलब कि हाई फ्लेम जला रखा है। एक तरफ लो फ्लेम है और एक तरफ हाई फ्लेम है गैस का, सही है? तो कौन सा दूध जल्दी से बन जाएगा? आपको पता चल जाए जिसका हाई लो होगा, मतलब कि जो हाई क्या होगा उसका? बोलो, जिसका हाई लो होगी, मतलब हाई ज्यादा एनर्जी देगा, वो क्या होगा? दूध जल्दी से क्या हो जाएगा? बन जाएगा। समझ में बात नहीं? जिसका हाई फ्लेम होगा वो जल्दी बन जाएगा और जिसका लो फ्लेम होगा वो बहुत कम देर, मतलब देर लग जाएगी उसको। तो इससे प्रूव होता है कि जो आपका तापमान होता है वो भी अभिक्रिया के वेग पर क्या करता है? इफेक्ट डालता है। सही है? समझ में आ गई बात ये नहीं? जो अगर तापमान क्या होगा? तापमान ज्यादा होगा तो रिएक्शन भी फास्ट हो जाएगी और तापमान कम होगा तो रिएक्शन भी फास्ट हो जाएगी। और एग्जांपल देखो, दूध, मेरे को एक बात बताओ, दूध गर्मियों में जल्दी फट जाता है या सर्दियों में? आप बोलोगे सर्दी, दूध जो होता है वो गर्मियों में ज्यादा जल्दी खराब हो जाता है। रीजन क्या है? गर्मियों के टाइम में टेम्परेचर ज्यादा रहता है, सर्दियों के टेम्परेचर कम रहता है, जिसकी वजह से गर्मियों के टाइम में जो दूध होता है, मिल्क होता है, उसमें लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से दूध क्या हो जाता है? फट जाता है, लैक्टिक एसिड की वजह से। अरे तुमने देखा होगा ना, अगर आपको रसगुल्ले बनाने हैं तो दूध को फाड़ना पड़ता है, तो उसमें क्या मिलाते हो आप? नींबू मिला देते हो, मतलब एसिड मिला देते हो, जिसकी वजह से क्या होता है? बोलो, जिसकी वजह से दूध फट जाता है। समझ में आई बात है नहीं है? तो इसी वजह से गर्मियों के टाइम में क्या होता है? गर्मियों के टाइम में दूध जल्दी फट जाता है क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड की मात्रा जल्दी बन जाती है टेम्परेचर हाई होने की वजह से। जबकि सर्दियों में ऐसा नहीं होता, सर्दियों में टेम्परेचर कम है तो बहुत कम देर में खराब होगा। रीजन क्या है? क्योंकि वहां पर लैक्टिक एसिड बहुत कम मात्रा में बन रही है। और दूसरा भी मैंने एग्जांपल बताया आपका, किसका? रसगुल्ले वाला। तो रसगुल्ले वाले में भी देखा होगा, रसगुल्ले को जब क्या होता है, उसको फाड़ा जाता है दूध को, तो क्या काम किया जाता है? उसको पहले गर्म करना पड़ता है थोड़ा, है नहीं है? और गर्म करने के बाद तब उसमें नींबू डाला जाता है, जिसकी वजह से वो जल्दी फट जाता है। लेकिन अगर ठंडे दूध में ही आपने क्या काम कर दिया? बोलो, ठंडे दूध में ही आपने अगर नींबू डाल दिया तो वो लेट फटेगा। समझ में आई बात ये नहीं? तो टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, किसमें? अभिक्रिया के वेग में। चौथा है आपका भैया, कौन सा? उत्प्रेरक की उपस्थिति। ठीक है, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक क्या होते हैं जी? उत्प्रेरक होते हैं जो रिएक्शन को, यानी रिएक्शन में क्या काम करते हैं? रिएक्शन में भाग तो लेते हैं लेकिन वो बिना चेंज हुए उस रिएक्शन की अभिक्रिया को क्या काम कर देते हैं? रिएक्शन के वेग को बढ़ा देते हैं, उनको बोलते हैं उत्प्रेरक।
बिना रिएक्शन में क्या हुए, अपने आप में चेंज किए बिना वो क्या काम कर देते हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, उनको बोलते हैं उत्प्रेरक। जैसे फॉर एग्जांपल आप दाल बना रहे हो, ठीक है, ठीक है, अरहर की दाल बना रहे हो कुकर में, सही है। अब दाल ऐसी है कि वो गल नहीं रही है, तो आप उसमें क्या काम कर दीजिए, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल दीजिए। जैसे ही आप बेकिंग पाउडर डालोगे तो क्या हो जाएगा, एक दो सीटी में दाल गल जाएगी बिल्कुल। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बेकिंग पाउडर ने वहां पर उत्प्रेरक का काम किया और रिएक्शन को फास्ट कर दिया, जिसकी वजह से दाल क्या होगी, जल्दी गलेगी। या फिर आपने लैब में प्रैक्टिकल किए होंगे, किसी रिएक्शन को करने के लिए आप उसमें क्या काम करते हो, थोड़ा बहुत H2SO4 डाल देते हो, यानी एसिड डाल देते हो, उससे क्या होता है, रिएक्शन थोड़ी फास्ट हो जाती है। कंफर्म समझ में आई बात या नहीं। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति से भी जो अभिक्रिया का वेग होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट है अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे भाई, देखो मैं तुमसे एक बात क्वेश्चन पूछता हूँ, आप क्या काम करते हो, आपने अपने क्लोथ्स यानी कपड़े धोए और कपड़े धोने के बाद में उसको जैसे ही निचोड़ा, क्या आप उसको ऐसे ही फोल्ड करके टांग आते हो या फिर उसको फैलाते हो और तब जाके अपनी शर्ट को टांगते हो? बताओ मेरे को, कौन सी जल्दी सूख जाएगी शर्ट? जो फैलाकर टांगी है वो जल्दी शर्ट सूख जाएगी, जो ऐसे ही आपने बेंड किया और ऐसी टांग दी वो जल्दी? तो आप बोलोगे सर जी जिसने हमने क्या काम किया, जिसमें हमने जिसको क्या किया है, फैलाकर रखा है, वो क्या काम होगी, जल्दी सूख जाएगी। लेकिन अगर जिसको हमने फैलाकर नहीं रखा वो सूखेगी नहीं। रीजन क्या है, पृष्ठ क्षेत्र पर बढ़ गया। पृष्ठ क्षेत्र पर बढ़ने की वजह से वाटर वेपर क्या बना, जल्दी बना, जिसकी वजह से वो शर्ट जल्दी सूख गई। तो इसी वजह से अगर हम अभिकारक का क्षेत्रफल बढ़ा दें, क्या बढ़ा दें, अभिकारक का क्षेत्रफल बढ़ा दें, तो रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, उसका वेग भी बढ़ जाता है। समझ में आई बात या नहीं। तो ये थे आपके अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, सही है। कौन कौन से, अभिकारक की प्रकृति, अभिकारक की सांद्रता, तापमान, उत्प्रेरक की उपस्थिति, अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल। समझ में आई। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलो जी, अगला हमारा टॉपिक है वेग नियम। एक्चुअली में वेग नियम क्या होता है, तो वेग नियम क्या बोल रहा है, अभिक्रिया वेग का, अभिक्रिया वेग क्या था, ये मैंने बताया था, वेग बराबर कितना था, वेग बराबर था आपका डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। तो कह रहा अभिक्रिया वेग का अभिकारकों की सांद्रता, यहाँ पर अभिकारक ही लेना पड़ेगा, ठीक है ना। वेग नियम जो बताता है वो प्रोडक्ट को यानी उत्पाद को रिप्रेजेंट नहीं करता, सिर्फ किसके बारे में बताता है, किसकी सांद्रता के बारे में, यानी कि जो उत्पाद होते हैं उसकी सांद्रता में, सॉरी अभिकारक होते हैं उनकी सांद्रता में। तो वही बोला, अभिक्रिया वेग का, जो अभिक्रिया वेग है उसके अभिकारक, अभिकारक का जो वेग होगा की सांद्रता के पदों में निरूपण वेग नियम कहलाता है। मतलब जो अगर अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया के वेग को हम उनके जो अभिकारक होते हैं उनको सांद्रता के रूप में अगर हम निरूपण कर दिया जाए, जैसे यहाँ पर मैंने सांद्रता के रूप में निरूपण किया, यही आपका क्या कहलाएगा, वेग नियम कहलाता है। समझ में ये बात या नहीं है। अब देखो एक बात समझो, यहाँ से मैं क्या बताने वाला हूँ, ये थोड़ा सा मतलब जो टॉपिक है थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनो। देखो एक्चुअली में जब भी रिएक्टेंट से कोई प्रोडक्ट बनता है, क्या बोला, जब भी रिएक्टेंट से कोई प्रोडक्ट बनता है, अभिक्रिया अभिकारक से कोई उत्पाद बनता है, तो एक्चुअली में हमें पता ही नहीं होता कि अभिकारक से उत्पाद क्या बनने वाला है। किसी को पता होता है? नहीं। इसका मतलब है जो साइंटिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट भी क्या काम करते हैं, आपस में एलिमेंटों को मिला देते हैं कि भाई ये वाला सब्सटेंस, ये वाला पदार्थ मिला दिया, ये वाला पदार्थ मिला दिया, तब जाके क्या बनेगा, क्या साइंटिस्ट को भी पता चलता है? नहीं। बस वो क्या काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने से क्या होता है, एक्सपेरिमेंट करने से कुछ भी बन जाता है। समझ में, उनको ये थोड़ी नहीं पता कि इसको अगर मैं इस चीज को इस चीज के साथ में मिलाऊंगा तो ये चीज बनेगी, ऐसा नहीं पता होता। समझ में बातें नहीं। यहाँ तक कि साइंटिस्ट जितने भी होते हैं उनको भी ये चीज मालूम नहीं है कि जब भी हम अभिकारक से उत्पाद बनाते हैं तो एक्चुअली में उत्पाद क्या बनने वाला है। अब तुम कहोगे सर जी ऐसे कैसे, क्योंकि जैसे मैंने अभी बोला दूध से, गुरुजी हमें पता है कि दूध से मैंने क्या काम करा, उसमें मट्ठा डाली तो दही बन गई, तो पता कैसे नहीं है, अरे ये रिएक्शन हम कर चुके हैं। समझ में बात नहीं, इसलिए आपको पता है कि दूध में जब मट्ठा डालोगे क्या बनेगा, दही बनेगा। अब मैं तुमसे कहने लगूं दही में अल्कोहल डाल दो, क्या बनेगा, तुम बता सकते हो? नहीं पता ना कि एक्चुअली में क्या बनने वाला है, नहीं पता किसी को भी। समझ में बात या नहीं है। तो एक्चुअली में जो स्टार्टिंग यानी जो रिएक्शंस हैं, जो नई डिस्कवर रिएक्शन होने वाली हैं, उनमें हम कोई भी सब्सटेंस जब आपस में मिलाते हैं रिएक्टेंट को यानी अभिकारकों को, तो एक्चुअली में पता नहीं होगा कि प्रोडक्ट बनने वाला क्या है। बस आप इतना ध्यान रखो, सही है जी। अरे समझ गए। जैसे यहाँ पर एक का काम बताया, तो इसीलिए क्या बोल दिया गया, इसीलिए पहले बोला गया जो वेग होता है, क्या होता है, जो वेग होता है, सही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, जो वेग होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की सांद्रता के स्टायोसिमेट्रिक के। क्या होता है,
स्टायोसेमेट्रिक। स्टायोसेमेट्रिक मान के चलो ए है, सही है, समझ में आई बात ये नहीं। क्या बोला गया स्टार्टिंग में वेग नियम में, यही तो बोला गया था कि जो वेग होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट की अभिक्रिया वेग का, यही तो बोला, अभिक्रिया वेग का अभिकारकों की सांद्रता के पदों में निरूपण वेग नियम कहलाता है। अब उसमें बोला गया आगे जो वेग होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी सांद्रता के स्टायोसेमेट्रिक के। समझ में आई बात है नहीं, स्टायोसेमेट्रिक ये होगी। स्टायोसेमेट्रिक मैंने बताया था, जैसे मान के चलो एक रिएक्शन है, ये N2 प्लस 3H2 मैंने बोल दिया और बोला 2NH3, ये बोल दिया एक रिएक्शन। समझ में बात है नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा कि वेग पहले बताया गया वेग, सही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो N2 होता है, N2 की पावर, ये स्टायोसेमेट्रिक यहाँ पर कितना 1, तो इसकी पावर 1 और H2 की पावर कितना 3, ये पहले माना गया था। लेकिन बाद में क्या काम किया, प्रैक्टिकल हुए और प्रैक्टिकल करने के बाद में कुछ चीजों में संशोधन हुआ। जैसे मैंने यहाँ पर आपको क्या लिखा है, एक एनसीईआरटी में आपका एग्जांपल लिखा है, सपोज कीजिए आपका क्या बनना है, N2NO प्लस O2 से क्या बना, NO2 बना, सही है, क्या बना, NO प्लस O2 से NO2 बना। तो यहाँ पर हमने क्या बना, कंसंट्रेशन में क्या चेंज आएगा, देखो दूध से आपने दही बनाई, ठीक है, ये तो पता चल गया कि दूध से आपने दही बनाई, लेकिन जब दूध से आप दही बना रहे हो तो ये पता चला कि आपको कि कंसंट्रेशन दही की कम होगी या ज्यादा होगी, बताओ। जैसे दूध है, दूध पतला होता है, लेकिन जैसे ही दूध से आपने दही बनाई तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई। तो एक्चुअली में हमें ये भी नहीं पता होता है कि जो प्रोडक्ट बनने वाला होता है उसकी सांद्रता घटेगी या फिर बढ़ेगी। जैसे दूध से दही बना, आपको पता है दूध की सांद्रता कम होती है, पतला होता है दूध, और दही की सांद्रता क्या होती है, ज्यादा होती है। समझ में बात नहीं, तो ये जरूरी नहीं है कि जब दूध यानी जब आपका अभिकारक से उत्पाद बने या तो सांद्रता घट भी सकती है, सांद्रता बढ़ भी सकती है, बट हमें कुछ अंदाजा नहीं होता कि अभिकारक से जब भी उत्पाद बनता है बेटा कि सांद्रता घटेगी या बढ़ेगी। यहाँ पर एक प्रैक्टिकल के थ्रू आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक प्रैक्टिकल के थ्रू बताता हूँ। जैसे सपोज कीजिए NO से NO प्लस O2 से क्या बना, NO2 बना, ठीक है। तो यहाँ पर NO और O2 और मैंने क्या लिया NO2 जो उत्पाद है, ये तो हो गया आपके अभिकारक, ये हो गया उत्पाद। मान के चलो NO की भी मैंने सांद्रता स्टार्टिंग में जब एक्सपेरिमेंट किया, NO की सांद्रता भी कितनी ली गई, 0.30 ली गई, ठीक है। और जो उत्पाद है उस यानी सॉरी दोनों अभिकारकों की जो सांद्रता है वो कितनी ली गई, 0.30 दोनों की ली गई। अब यहाँ पर NO जो बना उसकी सांद्रता कितनी आई, 0.096। अब ये कैसे आई, मैंने बोला ना उत्पाद की सांद्रता घटेगी बढ़ेगी कुछ हमें पता नहीं होता, वरना तो आपको ये कहोगे सर जी 0.30 ये हो गया, NO को हो गया, और 0.30 इसका प्लस कर दो तो कितना आ गया, 0.60 आने चाहिए, यहाँ पर तो 0.096 कैसे आ गई। तो मैंने बोला ना जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, बोले तो अभिकारक से उत्पाद बनता है, सांद्रता घटेगी या बढ़ेगी कुछ हमें पता नहीं होता है। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव करा, और जब हमने क्या ली, NO की सांद्रता 0.30 ली और ऑक्सीजन की 0.30 ली, तो सांद्रता और भी ज्यादा कम आती है, और कितनी आती है, 0.096 आती है, बढ़ने की बजाय जो NO की कंसंट्रेशन है और घट गई। समझ में बात है नहीं, सही है जी। दूसरा उसने क्या बोला, अब बोले चलो देखते हैं और भी आगे देखते हैं, उसने क्या काम किया साइंटिस्ट ने, उसने क्या काम किया, NO की आपके जो सांद्रता वो दुगनी कर दी, कितनी कर दी, दुगनी कर दी, और यहाँ पर जो NO की सांद्रता वो कितनी रहने दी, जैसे थी एज इट इज ऐसी रहने दी। आपको क्या होना चाहिए भाई, यहाँ दुगनी करिए तो यहाँ भी ज्यादा से ज्यादा दुगनी होनी चाहिए, बट एक्चुअली में नहीं, इसकी ये कितनी आई, 4 गुनी आई। जब उसने प्रैक्टिकल किया इसका 4 गुनी कितना आ गया, 4 कितना आ गया भैया, 0.384 इसकी कंसंट्रेशन आई, 4 गुना। कब, जब मैंने इसकी सिर्फ NO की सांद्रता बढ़ाई तो ये इसका कितना हो गया, 4 गुना, यानी इसकी सांद्रता बढ़कर 4 गुना हो गई। अब यार ये ऐसा कैसे हुआ, फिर से मैं बता रहा हूँ बेटा, एक्सपेरिमेंटली ही पता चलता है कि सांद्रता घटेगी या बढ़ेगी किसकी, प्रोडक्ट की। एक्चुअली में हमें पता नहीं होता कि रिएक्टेंट से यानी अभिकारक से जब भी उत्पाद बनता है उसकी सांद्रता घटेगी या बढ़ेगी। सिर्फ मात्र देखो यहाँ इसकी NO की सांद्रता 2 गुनी करने से ये प्रोडक्ट की सांद्रता 4 गुनी बढ़ गई। दूसरा उसने क्या काम किया, अब इसकी सांद्रता को नॉर्मल रहने दिया, O2 की उसने सांद्रता डबल होगी। तुम क्या सोचोगे कि भाई जब इसकी दुगनी करी तो यहाँ 4 गुनी होगी, तो ये भी तो 4 गुनी आनी चाहिए यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसकी दुगनी करने पर इसकी जो कंसंट्रेशन है सिर्फ 2 टाइम्स ही हुआ, ये बना आपका 0.92, ये सिर्फ कितना टाइम आया, 2 टाइम बना। देखा, मैंने फिर से बोल रहा हूँ, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में
अभिकारक की जो उत्पाद है उत्पाद की सांद्रता घटेगी बढ़ेगी नहीं पता होगा। उसने दोनों की अब सांद्रता, उसने बोला कि चलो दोनों की सांद्रता हम दुगनी दूनी करते हैं। जब दुगनी दूनी करा तो ये जो इसकी जो आई वो 8 गुनी आई। कितनी गुनी? 8 टाइम्स। 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 से 0.768 इसकी सांद्रता आई। सही है जी। तो जब ये एक्सपेरिमेंट प्रूव हुआ तो पता चला कि सांद्रता घट भी सकती है बढ़ भी सकती है, ये हमें पता नहीं होता। तो ये पोर्शन क्या हो गया? गलत हो गया। कि जरूरी नहीं है कि जो आपका वेग हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता रिएक्टेंट के स्टायोसिमेट्रिक के। ये पोर्शन फिर गलत हो गया। फिर क्या बोला गया? फिर बोला गया जी जो वेग होता है वो स्टायोसिमेट्रिक के भी हो सकता है और उससे डिफरेंट भी हो सकता है। समझ में आ गया नहीं? क्या बोला? जो वेग होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है उसकी कंसेंट यानी जो उसकी स्टाइकोमेट्रिक है उनके भी घात के सांद्रता की घात हो सकता है या फिर उससे डिफरेंट भी हो सकता है। इसलिए हम यहाँ जरूरी नहीं है, ये नहीं कहेंगे कि जो वेग होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी स्टाइकोमेट्रिक के, ऐसा नहीं बोल सकते हम बोलेंगे जी कि वेग जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो रिएक्टेंट होता है। समझ में बात ये नहीं है? रिएक्टेंट कोई भी मान लिया, ए मान लिया यहाँ पर, उसके स्टाइकोमेट्रिक भी हो सकते हैं और उससे डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो उनको हमने मान लिया एक्स और क्या मान लिया? वाई, सॉरी बी की पावर वाई। तो ये जो एक्स और वाई है क्या है? एक्स और वाई है, ये स्टाइकोमेट्रिक भी हो सकते हैं या उससे डिफरेंट भी हो सकते हैं। समझ में बात ही नहीं है? ये जो एक्स वाई है ये घातांक है। समझ में बात ये नहीं है? जो किसके बराबर हो सकते हैं? स्टाइकोमेट्रिक भी हो सकते हैं या फिर स्टाइकोमेट्रिक से डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे बताता हूं जरा कैसे। चलो सपोज करो एक रिएक्शन हो रही है ए प्लस के बी, एरो क्या बन रहा है? सी प्लस के डी बन रहा है। इनके स्टाइकोमेट्रिक क्या मान लिए? इसका ए मान लिया हमने। क्या मान लिया इसका? बोलो 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 जल्दी यार। इसका ए माना, इसका बी स्टाइकोमेट्रिक माना, इसका सी माना और इसका डी माना। तो स्टार्टिंग में क्या बोला गया? जो वेग होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? ए की पावर ए के और बी की पावर बी के। इनकी स्टाइकोमेट्रिक माना। लेकिन ये बात गलत कब हुई? जब एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया कि भैया जो ये पता नहीं होता कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है कि एक्चुअली में प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसकी सांद्रता घटेगी या बढ़ेगी ये भी नहीं पता चलेगा। तो उसने बोला कि ये बात गलत है, जो वेग होता है ये बात सही है, जो वेग होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसके स्टायोसिमेट्रिक भी हो सकते हैं और स्टायोसिमेट्रिक से डिफरेंट भी हो सकता है। तो इनकी पावर एक्स और वाई मान ली। और एक्स और वाई क्या माना था मैंने? आपको बोला था स्टाइकोमेट्रिक है ये स्टाइकोमेट्रिक भी हो सकते हैं या उससे भिन्न भी हो सकते हैं। ये समझ में बात ये नहीं है? स्टाइकोमेट्रिक के बराबर भी हो सकते हैं और ये इससे भिन्न भी हो सकते हैं, ये जो एक्स और वाई है। जब हम क्या काम करते हैं, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है। तो वेग बराबर कितना आ जाएगा? के। सही है, ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। समझ में बात ये नहीं? के क्या है? ये वेग स्थिरांक होता है जी। क्या होता है? वेग स्थिरांक को ही हम क्या बोलते हैं? के। समझ गई? तो यहां से आपका निकल आया। और वेग नियम क्या बोला गया? अब वेग नियम बोला गया कि वेग नियम या वेग व्यंजक वह व्यंजक होता है जो किसी भी अभिकारक के ऊपर उसके गुणांक यानी घातों के गुणांक, वो घात गुणांक क्या हो सकते हैं? वो स्टाइकोमेट्रिक भी हो सकते हैं या फिर उससे भिन्न भी हो सकते हैं। ये आपका वेग नियम है। समझ में? तो वेग नियम वह व्यंजक होता है जिसमें हम क्या काम करते हैं, जो भी आपके अभिकारक होते हैं उनके गुणांकों को उनकी घात के रूप में लिखते हैं, उसकी सांद्रता को। ठीक है, समझ में बात नहीं? और वो जो आपके घातांक होंगे वो क्या होंगे? स्टाइकोमेट्रिक भी हो सकते हैं, स्टाइकोमेट्रिक से डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ से आपका ये वेग व्यंजक निकल के आता है। ठीक है जी, आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक, ओके। तो देखो डेफिनेशन एनसीईआरटी क्या बोलती है? वेग नियम क्या है? वेग नियम वह व्यंजक है, ठीक है, वेग नियम वह व्यंजक होता है जिसमें किसी अभिकारक के वेग, जो किसमें किसी अभिक्रिया के वेग, अभिकारक का वेग कितना होगा कि वेग को
अभिकारकों की मोलर सांद्रता के पदों पर कोई घातांक लगाकर व्यक्त करते हैं, यानी वेग बराबर जो आपके अभिकारक थे उनके ऊपर कोई घात लगाकर व्यक्त करते हैं। समझ में? जो अभिकारक की ये जो घातांक होंगे वो इनके स्टाइकोसेमेट्रिक गुणांक के समान अथवा क्या भी हो सकती है, भिन्न भी हो सकते हैं। जो एक्स और वाई हैं ये स्टाइकोमेट्रिक भी हो सकते हैं या फिर उनके अलग भी हो सकते हैं। यही है आपका वेग व्यंजक या वेग नियम। समझ में आई बात या नहीं है? बाद में डेफिनेशन चेंज कर दी गई थी। ओके, आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट चल लेते हैं आपकी अभिक्रिया की कोटि। क्या? अभिक्रिया की कोटि। समझ में बात नहीं? अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं? जो आपके क्या होते हैं, बोलो, जो आपके मोलर सांद्रता की घातांक होती है, जो घात होते हैं, घातांकों के सम को, क्या? घातांकों के योग को क्या बोलेंगे जी? घातांकों के योग को क्या बोलते हैं? अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं। समझ में आ गई बात या नहीं? क्या बोला? अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? अभिक्रिया की जो कोटि होगी वो घातांक जो आपका क्या होंगे, ये एक्स और वाई होंगे, इनके सम को ही हम क्या बोलेंगे? इनके सम को ही हम अभिक्रिया की कोटि बोलेंगे। तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो सकती है? एक्स प्लस वाई। समझ में आई बात या नहीं? जो घातांक होंगे उनके सम को ही हम क्या बोलते हैं? अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ठीक है जी। चलो भाई, तो हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे अभिक्रिया का वेग से भी रिलेटेड। जैसे ये एक रिएक्शन दे रखी है CH3 प्लस Cl2 एरो CCl4 प्लस HCl, ठीक है ना? ये एनसीईआरटी एग्जांपल देखो कैसे, CH3 प्लस Cl2 एरो CCl4 प्लस H2। अगर इसका वेग व्यंजक का सूत्र निकालते हैं तो वेग बराबर क्या होगा? K CHCl3 रिएक्टेंट और Cl2 की पावर 1/2। ये मैंने नहीं लिखी है, ये साइंटिफिकली प्रूव है कि यहाँ पर इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2। अब तुम कहोगे कि सर जी यहाँ पर तो इसका स्टाइकोसेमेट्री 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर 1/2 कैसे हो गया? तो मैंने बोला ना, वेग व्यंजक में यही तो बताया गया था, जो अभिकारक की सांद्रता होती है उनकी घात होती है। अब वो जो घात हो सकती है वो स्टाइकोसेमेट्री के बराबर भी हो सकती है और उससे डिफरेंट भी हो सकती है। हो सकता है कि जब ये रिएक्शन हुई हो, ये CHCl3 का पूरा यूज हो गया हो और जो Cl2 था उसके सिर्फ 1/2 पार्ट ही यूज किए गए हो, बाकी का ऐसे का एज इट इज बाहर निकल गया हो, इसलिए ये क्या लिखा गया? इसकी पावर 1/2 लिखा गया। ऐसे यहाँ पर देखो, आपको ऐसे यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? जैसे एक एग्जांपल और है, CH3CW C2H5 प्लस H2O एरो CH3CWH प्लस C2H5OH, ये बना। और इसका वेग कितना दे रखा? वेग बराबर K CH3CW C2H5 प्लस H2O। तो इसका मतलब है जो रिएक्टेंट था इसकी पावर यहाँ पर 1 है और इसकी पावर 0। तुम कहोगे सर यहाँ पर तो इसकी स्टाइकोमेट्रिक 1 है, यहाँ पर भी 1 है, लेकिन हाइड्रोजन के क्यों 0 लिख दिए? यहाँ पर तो 1 है, 0। हो सकता है कि जब रिएक्शन हुई हो, इसमें जो ये सारा का सारा था ये पूरा कंप्लीट रिएक्शन में, पूरा रिएक्शन को कराने में कंप्लीट हो गया हो, और लेकिन H2O के बहुत कम मॉलिक्यूल्स यूज किए गए हो, इसलिए इसकी पावर हमने 0 मान ली कि नेग्लेबल है। इसको आप यूज करोगे इसमें तब भी ठीक है, नहीं भी करोगे तब भी ठीक है, हो सकता है ये हो, इसलिए यहाँ पर ये रखा गया है। ये साइंटिस्टली ने यानी कि साइंटिफिकली प्रूव है कि इनकी पावर यही होगी। सही है जी। अब अगर हम क्या काम करते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट यानी अभिकारक से उत्पाद बनते हैं तो एक्चुअली में पता ही नहीं होता कि प्रोडक्ट बन क्या रहा है। सही है जी, इसीलिए। तो अब अगर मैं इसकी कोटि निकालूं तो मैंने आपको बताया था कोटि क्या होता है, जो पावर होती है उनका सम ही होता है। तो पावरों का सम कर दीजिए, 1 + 1/2, तो कितना आ जाएगा? 2 × 2 और 1 3, 3/2। तो इसका आंसर आ गया 3/2। कोटि कितनी आ गई इसकी? 3/2 की कोटि है। इसकी कोटि निकालेंगे हम, तो मैंने बोला था क्या, पावरों का सम होता है, तो 1 प्लस की कोटि कितनी आ जाएगी? 1 + के 0 बराबर कितना होगी? 1। समझ में आ गई बात? ये नहीं है? अरे ठीक है, तो ऐसे आप कोटि भी निकाल सकते हो। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखो अभिकारक जो होता है, अब देख लो आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता। क्या? अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता क्या होगी जी? अभिक्रिया की आणविकता होगी कि जब भी कोई एक अभिक्रिया हो रही है, क्या हो रही है? जब भी कोई अभिक्रिया हो रही है तो अभिक्रिया में जितने भी अभिकारक हैं उनके अणुओं की संख्या को, समझ में बात है नहीं है, या जितने भी स्पीसीज क्या काम कर रहे हैं, किसी अभिक्रिया को कराने में हेल्प कर रहे हैं, समझ में, या जितने भी स्पीसीज इसमें यूज हो रहे हैं उनकी संख्या को ही क्या बोलते हैं? हम अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। जैसे इसमें कितने, बोलो, कितने पदार्थ भाग ले रहे हैं? 2। एक ये CHCl3 और दूसरा ये, तो कितनी होगी अभिक्रिया की आणविकता? कितनी होगी जी? तो इसकी आणविकता होगी जी, इसकी आणविकता होगी 2। क्यों? क्योंकि इसमें 2 स्पीसीज भाग ले रहे हैं, इसमें 2, तो इसलिए इसकी कोटि यानी अभिक्रिया की आणविकता कितनी होगी? 2। इसमें कितनी हो जाएगी? इसमें कितने स्पीसीज भाग ले रहे हैं? 2, तो इसलिए जो इसकी आणविकता हो जाएगी
आणविकता, इसकी आणविकता हो जाएगी जी इसकी भी 2। समझ में आई? तो आणविकता क्या होगी कि जितने भी कोई भी अभिकारक हैं, अभिकारक में जितने भी अभिक्रिया है, अभिक्रिया में जितने भी अभिकारक क्या कर रहे हैं, रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, उनको ही संख्या को ही क्या बोलते हैं, अभिकारक की आणविकता। समझ में आ गई बात है? कोटि क्या है? कोटि जो होती है, जो आपकी अभिकारक होती है, उनकी सांद्रता के घात के योग को क्या कहेंगे, कोटि। आणविकता क्या कहेंगे, जिसमें क्या होंगे, जितने भी रिएक्टेंट अभिक्रिया में जितने भी अभिकारक के अणु क्या कर रहे होंगे, भाग ले रहे होंगे, स्पीसीज भाग ले रही होंगी, उनको ही क्या बोलेंगे, अभिक्रिया की आणविकता। ध्यान रखना, अभिक्रिया की आणविकता 3 से ज्यादा नहीं होती है, ध्यान करो। सही है जी, समझ में आ गई बात है? नहीं तो आई होप कि आपको कोटि और आणविकता भी समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं हम। तो अगला जो टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक है आपका बेटा अभिक्रिया की कोटि। क्या? अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। क्या बोला? अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर देखेंगे। नंबर 1 मैंने बोला था, कोटि किसे कहते हैं जी, मैंने आपकी बोला था जो वेग होता है, वेग में जो अभिकारक की जो सांद्रता होती है, सांद्रता की जो घात होती है, घातांक, घातांकों के योग को क्या कहेंगे, घातांकों के योग को, जो अभिकारक होती है, सही है, उनमें जो उनकी सांद्रता होती है, उनके ऊपर जो घात होती है, उन्हीं के योग को क्या बोलते हैं, कोटि। और आणविकता किसे कहते हैं जी, जितने भी अभिकारक, अभिकारक के अणु या स्पीसीज क्या काम करते हैं, भाग लेते हैं, भाग लेते हैं, अभिकारक के अणु भाग लेते हैं, उनकी संख्या, क्या, उनकी संख्या को ही हम क्या बोलेंगे, अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। नंबर 2, अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो कभी क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है। क्या हो सकती है? शून्य भी हो सकती है। समझ में बात ये नहीं है? लेकिन आणविकता कभी शून्य नहीं होती। क्या नहीं होती? अभिक्रिया की आणविकता शून्य। अगर मान के चलो अभिकारक की, जैसे मान के चलो अभी बना H2 प्लस के Cl2 एरो क्या बन गया, 2HCl बना। अगर मान के चलो ये ही नहीं रहेंगे, इनकी संख्या 0 हो जाएगी, यानी अभिकारक कोई रहेगा ही नहीं, तो क्या कोई रिएक्शन हो पाएगी आगे? नहीं ना। तो इसलिए ध्यान रखो, अभिक्रिया की आणविकता कभी भी 0 नहीं होगी। अगर 0 ही हो जाएगी तो इसका मतलब रिएक्टेंट कोई होगा ही नहीं। जब रिएक्टेंट कोई होगा ही नहीं तो सिंपल सी बात है, कोई रिएक्शन होगी नहीं। तो ध्यान रखो, इसलिए अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती। तीसरा पॉइंट क्या है, ये क्या हो सकती है, फ्रैक्शन, मतलब ये भिन्न हो सकती है। क्या हो सकती है? अभिक्रिया की कोटि भिन्न हो सकती है, या फिर आपकी एक पूर्ण संख्या भी हो सकती है। क्या हो सकती है? पूर्ण संख्या भी हो सकती है। ओके, समझ में बात ये नहीं। लेकिन जो अभिक्रिया की आणविकता होती है वो हमेशा एक क्या रहती है, पूर्ण संख्या ही होती है। क्यों? देखो, तुमने कभी क्या लिखा, H2 को ऐसे लिखा है, H2/2 लिखा है, या Cl2/2 लिखा, फ्रैक्शन में कभी लिखा है इसको? नहीं लिखा होगा ना। तो ध्यान रखो, इसको हमेशा कंप्लीट, इसके आगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, बटे में थोड़ी नहीं लिखोगे, अपॉन में थोड़ी नहीं लिखोगे, या 3 लिखोगे, ऐसे थोड़ी नहीं है, 1/3 Cl2 ऐसे थोड़ी नहीं लिखोगे। तो कभी भी ध्यान रखना, अभिक्रिया की आणविकता एक हमेशा पूर्ण संख्या होती है, कोई भी भिन्न नहीं होती है। अभिक्रिया की आणविकता कभी भी भिन्न नहीं हो सकती, जबकि कोटि भिन्न होती है। चौथा पॉइंट क्या होता है? चौथा पॉइंट ये है, कोटि जो होती है हमेशा क्या होती है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या की जा सकती है, एक्सपेरिमेंट के द्वारा ज्ञात की जाती है। समझ में बात ये नहीं है? क्या की जाती है? अभिक्रिया की कोटि को हमेशा हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू ज्ञात करते हैं, लेकिन ये जो है ये अंदाजे से, क्या, बिना एक्सपेरिमेंट के, अंदाजे के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? अंदाजे से आप इसको क्या काम कर सकते हो, मेजर कर सकते हो कि आणविकता इसकी कितनी हो गई। तो ये होगी आपकी कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में अंतर। समझ में आई? आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है बेटा, हमने आपसे बोला है कि जितना होगा हम इसको चैप्टर को कराएंगे। ठीक है ना, हो सकता है कि पूरा कंप्लीट करा दें, ठीक है ना, ये थोड़ा बहुत पोर्शन बच भी जाएगा, लेकिन कोशिश तो यही होगी कि ये पूरा चैप्टर है पूरा आज ही खत्म हो जाए। ठीक है, अब हम इनकी क्या निकाल लेंगे, कोटि की इकाई निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कोटि की इकाई। इनकी इकाई देखेंगे कि हमें कैसे इनकी इकाई फाइंड करनी है। कोटि की इकाई निकालने के लिए हमें क्या काम करना होगा, आपको पता है, वेग मैंने क्या बताया है, वेग बराबर आपको बताया है k, और जो रिएक्टेंट होते हैं a की पावर कितना मान लिया x, और b की पावर मैंने कितना मान लिया, y मान लिया।
तो सबसे पहले तो हमें क्या काम करना है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक यानी कि इकाई निकालनी है। किसके लिए? शून्य कोटि के लिए। शून्य कोटि के लिए हम इकाई यानी यूनिट निकालेंगे। आपको पता है वेग बराबर कितना होता है, k और a की पावर x। समझ में? a की पावर x इतना बस कैलकुलेशन के लिए हम इसको छोड़ देते हैं b की। देखो क्योंकि रिएक्टेंट a b c कुछ भी कितने भी हो सकते हैं, समझ में बात ये नहीं, तो हम सिर्फ एक को ही लेके चलेंगे। तो वेग बराबर कितना हो गया, वेग ये हो गया। अगर मेरे को k की वैल्यू निकालनी है तो k बराबर कितना हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा आपका वेग अपॉन a की पावर x। अरे यही तो होगा, सही है जी। तो अब हमें क्या काम करना है, जो आपकी, क्योंकि हम शून्य कोटि के लिए निकाल रहे हैं, किसके लिए निकाल रहे हैं, शून्य कोटि के लिए, तो इसलिए x की पावर कितनी हो जाएगी, 0। तो k बराबर कितना हो जाएगा, वेग अपॉन a की पावर कितनी हो जाएगी जी, 0। अरे ठीक है, तो k बराबर वेग, वेग की यूनिट मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, वेग की यूनिट क्या होती है, बोलो, मोल लीटर इनवर्स। और ये क्या, ये सांद्रता ही तो है, सांद्रता की यूनिट क्या होती है मेरे भैया, मोल लीटर इनवर्स। और इसकी होती है, सॉरी, सेकंड इनवर्स भी तो होती है। वेग की यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, लेकिन सांद्रता की यूनिट मोल लीटर इनवर्स, और इसकी पावर 0। और किसी की पावर अगर 0 होती है उसकी वैल्यू होती है 1। तो k बराबर कितना आ गया, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। समझ में आई बात ये नहीं है? शून्य कोटि के लिए जो यूनिट होती है आपकी लिखकर कर वो ये आती है, k बराबर मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है भाई, ओके। अब बात कर लेते हैं हम किसके लिए, अब बात कर लेते हैं शून्य के बाद में प्रथम कोटि के लिए। किसके, प्रथम कोटि के लिए। ओके, प्रथम कोटि के लिए, प्रथम कोटि के लिए जल्दी से देखो, तो हमने वही चीज है, फिर से हम यहां से कर लेते हैं। तो k बराबर कितना आ गया आपके निकल कर, k बराबर वेग अपॉन a की पावर x निकल के आया। अब प्रथम कोटि है तो इसलिए k बराबर वेग और a की पावर हम क्या मानेंगे जी, 1 मानेंगे, क्योंकि प्रथम कोटि है। ओके, समझ में आ गई बात? अरे बोल दिया करो रे भाई। तो k बराबर कितना आ गया, वेग की यूनिट मैंने बताई थी क्या आती है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अपॉन सांद्रता की यूनिट क्या होती है, अभी बताई थी, मोल लीटर इनवर्स, और इसकी पावर 1 है। मोल लीटर इनवर्स से मोल लीटर इनवर्ट कर दिया, तो k बराबर क्या आ गई, बोलो, k बराबर आ गई सिर्फ s इनवर्स। सही है, प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक की जो यूनिट होगी वो कितनी होगी, s इनवर्स होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसके लिए, बात कर लेते हैं द्वितीय कोटि के लिए। किसके, द्वितीय कोटि के लिए, द्वितीय कोटि के लिए। द्वितीय कोटि के लिए कैसे करोगे भाई, द्वितीय कोटि के लिए वही, फिर से यही, k बराबर कितना हो जाएगा, वेग अपॉन कितना, a की पावर x। क्योंकि अब द्वितीय कोटि के लिए है तो इसलिए वेग बराबर कितना हो जाएगा, a की पावर हम 2 मान लेंगे। तो k बराबर कितना हो जाएगा, वेग की यूनिट कितनी है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अपॉन a, यानी आपका क्या, सांद्रता, सांद्रता की यूनिट मोल लीटर इनवर्स की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, करो सॉल्व। तो k बराबर कितना आ जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अपॉन मोल, इसको करोगे मोल की पावर 2 और लीटर की पावर -2। सही है, अरे ठीक है भाई। चलो देखो, यहाँ मोल 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इस मोल से 1 कट जाएगा तो क्या बचा, और ये नीचे तो यहाँ बच गया सिर्फ आपका, और 1 ये क्या हो जाएगा, ये कट गया 1, तो यहाँ बचा लीटर इनवर्स, और ये पावर 2 है, ऊपर चली जाएगी, प्लस में हो जाएगा 2 पावर, और इंटू s इनवर्स था अपॉन ये क्या बच जाएगा, अब यहाँ पर बचा सिर्फ कुछ नहीं, और कुछ बच रहा, हाँ नीचे बचा आपका मोल, सिर्फ मोल ही तो बचा, क्योंकि एक पावर तो कटेगी, मोल की पावर 1 बची। तो जब आप इसको ऊपर ले जाओगे तो ये बन जाएगा आपका मोल इनवर्स। क्या बन जाएगा, मोल इनवर्स, क्योंकि यूनिट जाएगी, और ये लीटर की पावर कितनी आ जाएगी जी भैया, माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना, सिर्फ एक बचेगी, लीटर आएगा और s इनवर्स। तो भैया ये होगी आपकी यूनिट, किसकी निकल के आई, द्वितीय कोटि के जो निकल के नहीं आई, मोल इनवर्स लीटर, क्या निकल के, मोल इनवर्स लीटर और सेकंड इनवर्स, इसकी यूनिट निकल कर आती है। समझ में आई बात ही नहीं? तो ऐसे आपकी यूनिट, भैया आपको ये जो मैंने डेरिवेशन किया ये आपको याद हो या ना हो, बट इनकी यूनिटों को भैया सभी को यानी 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर यानी द्वितीय कोटि, इन तीनों को आपको याद कर लेना है, ये जरूर आपको याद होनी चाहिए ही चाहिए। ठीक है जी, तो हमारे पास में कुछ क्या है, कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। इनमें हमें क्या कर रहा है, बोलो, इनमें हमें बेटा बताना है, आपकी कोटि बतानी है। क्या बतानी है, इनमें बतानी है आपकी कोटि की कितनी कोटि होंगे इसके। पहला वेग बराबर क्या दे रखा, के a की पावर 1/2 और b की पावर 3/2, तो इसकी कोटि निकालनी है। तो कोटि कितनी हो जाएगी,
कोटि मैंने बोला था सम होता है 1/2 प्लस 3/2, तो कितना हो गया भाई, 2 एलसीएम आ गया 1 प्लस के 3 बराबर कितना आ गया 4/2, कितना आ गया भैया, इसकी कोटि हो गई 2। अब इसकी भी कोटि निकाल लेते हैं, सही है, इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, पावरों का सम कर दो, 3/2 प्लस के कितना माइनस के 1, तो कितना आ जाएगा 3/2 माइनस के 1 बराबर कितना आ गया 3 माइनस के 2 2 1 जा 2/2, कितना आ जाएगा 1/2, सही है जी, इसकी कोटि 2 आ गई। अब यहाँ पर देखो इनका तो सम हो गया, इसमें तो कोई पावर दे ही नहीं रखी, फिर इसमें कैसे फाइंड करोगे कि भैया ये कितनी कोटि किया, तो बस आपको यहाँ पर क्या देख लेना है, यहाँ पर अब आपको देख लेनी है सिर्फ और सिर्फ यूनिट, क्या देख लेनी है, यूनिट देख लेनी है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो यूनिट देखो, यूनिट क्या है, यूनिट है एल मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, और ये जो यूनिट मैंने अभी बताई कि कितने की होती है, द्वितीय की होती है, तो इसकी जो कोटि होगी वो कितनी होगी, द्वितीय, यानी 2 होगी इसकी कोटि। ये सेकंड इनवर्स देखो अभी बताया था, सेकंड इनवर्स किसकी यूनिट होती है, प्रथम की, तो यानी इसकी जो कोटि होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समझ में आई बात, ये तो ऐसे भी आप क्या काम कर सकते हो, इनकी कोटि फाइंड कर सकते हो, ठीक है भाई। अगर वीडियो भाई देखो पसंद आ रही है तो मेहनत लग रही है भाई, देखो सुबह से मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो यार जल्दी से, ठीक है, मेरे को मोटिवेशन मिले। और ऐसे ही अगर तुम्हें क्या काम करना है, ऐसे ही पढ़ना है और ऐसी वीडियो चाहिए आपको, वन शॉट वीडियो कि सर इस वाले चैप्टर को डालिए, इस वाले चैप्टर को समझाइए, ठीक है, तो आपके लिए हमेशा रेडी हूँ। बस आप क्या काम करना, हमारे चैनल को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो, बस फटाफट, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलो भाई लोग, तो अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक है समाकलित वेग समीकरण, ठीक है जी। मतलब जो वेग समीकरण है उनको हमें क्या करना है, उनका मतलब कि समाकलन करना है, ठीक है, क्या करना है, समाकलन, बोले तो इंटीग्रेशन करना है, सही है जी। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए बात कर लेते हैं। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं भैया, शून्य कोटि की अभिक्रिया उसे कहते हैं जो सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। क्यों, अगर सपोज करो जैसे वेग है, क्या है, वेग बराबर क्या हो गया, ए की पावर मैंने x मान ली, तो ये जो पावर है ये क्या हो जाएगा, तो वेग बराबर कितना हो जाएगा, ए की पावर 0, तो यानी सांद्रता पर निर्भर कर ही नहीं रही है। तो जो अभिक्रिया क्या काम करती है, जितनी भी आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया होंगी वो सांद्रता पर अभिक्रिया यानी सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, उनको बोलते हैं आप शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो इसी के लिए हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेशन इक्वेशन निकालनी है, यानी समाकलित वेग समीकरण निकालनी है। चलो समझते हैं। तो आपको पता है वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर था आपका k, है ना, पता है ना, कितना था k इंटू डी आर अपॉन कितना था dt, सही है जी, यही तो था आपका वेग। वेग बराबर हम ऐसे तो लिख सकते हैं, वेग बराबर k डी आर अपॉन dt, ये है आपका वेग व्यंजक का नियम, अरे ठीक है। और वेग सॉरी गलत हो गया, वेग क्या होता है, वेग होता है आपका वेग बराबर k, सही है, a की पावर x, ये था, अरे यही तो वेग। अगर मेरे को पता है कि वेग ये है तो वेग हमने पता है वेग क्या होता है, माइनस के डी आर अपॉन डी टी, ये तो है, क्योंकि रिएक्टेंट के बारे में बात चल रही है यहाँ पर, प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। वेग का फॉर्मूला यही तो होता है, माइनस के डी आर अपॉन डी टी बराबर कितना होगा k, और ये कितना हो जाएगा a की पावर x। अब किसके लिए कर रहे हैं जी, हम कर रहे हैं शून्य कोटि के लिए। किसके लिए कर रहे हैं, शून्य कोटि के लिए, अरे ठीक है, शून्य कोटि के लिए, किसके लिए, शून्य कोटि के लिए, अरे ठीक है। चलो शून्य कोटि के लिए कर लेते हैं, तो करो जरा, शून्य कोटि के लिए क्या आ जाएगा, माइनस के डी आर अपॉन कितना हो जाएगा डी टी बराबर के, और ये कितना आ जाएगा a की पावर, क्योंकि x है यानी शून्य कोटि के लिए निकाल लें तो इसकी पावर आ जाएगी 0, तो कितना आ जाएगा माइनस के डी आर अपॉन कितना आ जाएगा डी टी बराबर कितना आ जाएगा के, इंटू किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो कितना आ गया माइनस के डी आर अपॉन कितना आ जाएगा डी टी बराबर के आ गया, सही है। माइनस को ये इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो कितना आ जाएगा डी आर बराबर कितना आ जाएगा के इंटू डी टी, और जो ये माइनस है इसको भी इधर लिया है, सही है जी, ये आ गई। तो ये जो इक्वेशन आई इसी का ही हमें क्या काम करना है, समाकलन। तो आप कर दो इसका समाकलन, समाकलन करने पर दोनों तरफ लिख दो, क्या लिखोगे रे, बोलो, दोनों तरफ क्या लिखोगे, दोनों तरफ क्या करने पर, समाकलन करने पर, इंटीग्रेशन कर दो समाकलन करने पर, ओके। तो करो दोनों तरफ, अगर हम समाकलन करते हैं तो क्या आता है, कर दो जल्दी से फटाफट, इधर करो तो ये हो जाएगा आपका समाकलन का सिंबल डी आर बराबर कितना हो जाएगा माइनस के है कांस्टेंट है तो इसका कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, और ये हो गया आपका डी टी।
इसका बाहर निकालोगे आप, इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन आएगा r बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के k है, और dt का कितना आता है, dt का आता है t, और प्लस एक कांस्टेंट आ जाता है, वो कांस्टेंट आ गया आपका i। ये मैंने समीकरण इक्वेशन 1 मान ली। समझ में आई? क्या मान ली? इक्वेशन 1। देखो यहाँ पर अब जरा सा समझो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना है। क्या बनना है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना है। t बराबर कितने पर, 0 पर, t बराबर 0 पर इसकी जो कंसंट्रेशन है मैंने कितनी मान ली, r0 मान ली। समझ में बात ही नहीं? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना, मान के चलो t बराबर 0 पर r बराबर 0 मान ली, तो प्रोडक्ट तो कोई होगा नहीं। तो अब मान के चलो, माना, अब इसके लिए ये फाइनल है, ये फाइनल, ये क्या है आपकी, ये फाइनल आपकी क्या है, ये फाइनल आपकी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की। तो माना t बराबर 0 है, जब t बराबर 0 है तो हम क्या लिखेंगे, r बराबर क्या है, r बराबर आप r0 लिखोगे। ये क्या है, ये आपकी प्रारंभिक है, ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है, और ये क्या है, ये आपकी अंतिम सांद्रता है। क्या है? अंतिम सांद्रता। सही है जी। जब t बराबर 0 है तो r बराबर कितना मानोगे, r0 ही मानोगे। ठीक है जी, रखो। अब इनकी वैल्यू t बराबर 0 और r बराबर r0 क्या रखेंगे, समीकरण 1 में रख दो। किसमें? समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो रखो इसे, तो r की वैल्यू क्या रखोगे, r की वैल्यू r0 रखोगे, तो यहाँ हो जाएगी r0 बराबर माइनस के k, और t की वैल्यू कितने रखोगे, 0, और प्लस के हो गया i। सही है जी। तो r0 बराबर कितना आ गया, k की वैल्यू तो 0 आ गई, k में 0 की मल्टीप्लाई करोगे, क्या बचा, i। अब हमें यहाँ पर i की वैल्यू मिल गई। सही है जी। तो हम लिख देंगे i का मान, क्या, i का मान